गुड इवनिंग। बैठिए। तो आज से हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू कर रहे हैं। मेंस से क्लास की शुरुआत करेंगे, है ना। बताया भी होगा आपको इंक्वायरी के लेवल पे। और ये टाइमिंग भी अगर आप देखते हैं तो मेंस का ही टाइमिंग है। मतलब दिसंबर तक, आप दिसंबर या मिड जन तक कर लेते हैं मेंस तो बढ़िया रहता है। उसके बाद में इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इनका टाइम हो जाता है। तो प्रीलिम्स की कोई भी क्लास अगर हम इंटीग्रेट करके चलें फैक्ट्स के साथ, वो भी लेटेस्ट अद्यतन जो भी हमारे आंकड़े हैं, इवेंट्स आंकड़े, उनको कॉन्सेप्ट्स के साथ मिक्स करते हुए अगर हम चलते हैं तो वो पढ़ना आसान हो जाता है। राइट। तो और बिगिनर्स के लिए भी मेंस से ही उनको शुरुआत करनी चाहिए। जहाँ कोचिंग्स होते हैं, और मैं आपको बता दूं कि अब मैं ही पढ़ाऊंगा, आपको कई बार डाउट रहता है ना कि फेस आप किसी का दिखा रहे हो, क्लास कोई और ले रहा है, इस तरह का भी होता है। तो मैं कंप्लीटली अभी रामेश्वर से आईएएस, मेरा नाम भी रामेश्वरी है, और इसी में अभी मैं इन्वॉल्व हूँ। मतलब अभी मैं कहीं भी नहीं जुड़ा हुआ हूँ, 100% यहीं पर। राइट। और खुद पर्सनल में आपके सारी चीज़ों को देखूंगा। जो एक पर्सनल अटेंशन होता है, जिसको आप आज की भाषा में मेंटरिंग बोलते हो, जो नए नए वर्ड्स आ जाते हैं, वो ही समझ लो आप। तो जो भी हम पढ़ाई करेंगे, तो जैसे जैसे मैं मेंस में आपको आगे लेके जाऊंगा, तो आंसर राइटिंग आप लोगों की कैसे बेहतर बने, है ना। और आपने नाम सुना होगा प्लेटो का। इट इज़ नॉट कि आई एम ऑलरेडी थॉट दैट कि आई शुड डिस्कस प्लेटो एंड समथिंग लाइक दैट। अचानक से मेरे को ध्यान आ गया, प्लेटो ने कहा कि जो गुण होते हैं वो अविभाज्य होते हैं। मतलब अविभाज्य का मतलब आप उनको डिवाइड नहीं कर सकते, उनको हर जगह वो एक ही जैसे दिखेंगे। मतलब जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं मेरे पेरेंट्स के लिए अच्छा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी वाइफ भी मुझे कहेगी कि वो ठीक है, मतलब मेरे बच्चे भी कहेंगे ठीक है, मेरे दोस्त भी कहेंगे ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक लोग, हाँ समझने में गलती हो सकती है कि कुछ लोग आपको गलत समझ रहे हैं, क्योंकि वो उनका परसेप्शन है ना। मतलब आप दुनिया को परसीव करते हो, एक अलग चीज है, एक आदमी क्या है वो अलग है। तो सामने वाला परसीव गलत कर सकता है, लेकिन इफ यू आर राइट इट फॉर वन पर्सन, यू आर ऑल्सो राइट फॉर अदर्स। आई बिलीव लाइक दैट। आप उससे डिसएग्री भी कर सकते हो, लेकिन हम कहते हैं ना कि देर सबेर सच्चाई सामने आई जाती है। तो आप जैसे हो वैसे ही रहोगे। तो गुण अविभाज्य होते हैं। अगर आपने राइटिंग स्किल इकोनॉमिक्स में डेवलप कर लिया मेरी देख रेख में, तो वो स्किल जो आपका डेवलप हुआ वो एक गुण बन गया ना, एक तरीके का एक गुण हो गया वो। अब वो गुण आप पॉलिटिकल साइंस में भी काम करेगा, सोशल इश्यूज में भी काम करेगा, और भी बाकी जो एथिक्स वगैरह अन्य विषय हैं उनमें भी काम करेगा। तो मेरा बहुत ज़्यादा फोकस होता है मेंस के अंदर ये लेखन वाले पार्ट के ऊपर। तो ये इसके लिए समय की आवश्यकता होती है, टाइम। और जैसे कांट ने कहा कि टाइम और स्पेस की ही सत्ता है दुनिया के अंदर। अगर आपने कभी सुना हो इस बात को, कांट की इस बात को, टाइम। तो अब बिना टाइम के कोई चीज़ का एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। जैसे मैं क्लास में आया हूँ, तो मेरे स्टाफ ने कहा होगा कि 2 घंटे की इंट्रो क्लास होगी, चाहे वो 5 मिनट की हो, 2 घंटे की हो, 10 सेकंड की हो। मतलब टाइम होगा तभी तो मैं क्लास आपको दे सकता हूँ या आप क्लास ले सकते हैं। चाहे आप कोई एग्रीकल्चर की बात करें, तो एक क्रॉप का एक टाइम होता है। टाइम के बिना क्रॉप कैसे ग्रो होगी? स्पेस के बिना, मतलब आप लंबे होते हो तो स्पेस नहीं होगा, तो आप लंबे कैसे होंगे? एक बच्चे को पैदा होने के लिए भी वुम्ब चाहिए। और आपकी यूपीएससी में टाइम और स्पेस दोनों का
रोल आप अच्छे से समझते हो कि मेंस के अंदर आपको एक स्पेस मिला हुआ है, यूपीएससी ने दे रखा है, उस स्पेस को हमें कैसे यूटिलाइज करना है, टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। आपने बहुत अच्छी तैयारी करी, आप अहंकार से ओतप्रोत हैं कि मैं तो बहुत पढ़ चुका हूँ, सबके नोट्स मैंने पढ़ लिए हैं, मैंने बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का मटेरियल देख लिया है, सारी बेस्ट बुक्स पढ़ ली है। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन में लिखोगे तो आपका सारा अहंकार समाप्त हो जाता है उस समय, जब वो टाइम की सीमा से बंध जाते हो आप, कि जो नियत समय उसके अंदर आपका पेपर कंप्लीट होना चाहिए, जो स्पेस आपको दिया गया उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, राइट। तो मैंने देखा अपनी क्लास के अंदर, आपने एक सुनील सिरवी करके एक बच्चे का नाम सुना होगा, राजस्थान का वो लड़का, उनकी माँ विडो थी और बहुत परेशान वो बच्चा रहता था। मेरे से आंसर मैंने क्वेश्चन दिए, उसने लिखे, बाकी बच्चे भी लिखते थे और उसको मैं कहता था कि आपके अंदर वो चीज़ है, थोड़ा प्रयास करो, लगातार वो लगा रहा। तो मुझे लगता है कि बेच ईयर तो मुझे याद नहीं, लेकिन उस समय वो हिंदी मीडियम में सबसे प्रथम स्थान पे था वो लड़का, सुनील सिरवी। मैंने अपनी आंखों से उसको देखा है, यहाँ पर उसने क्लास करी थी और बाद में कई बार उसने रेकमेंड भी किया कि सर के यहाँ पे जाइए, या शुरुआत करनी हो तो इकोनॉमिक्स से करिए, लर्निंग वहाँ से सीखोगे तो धीरे धीरे अन्य विषयों में भी आपकी पकड़ बनेगी या राइटिंग काम आएगी वहाँ पर। इश्यू ये नहीं है कि मैं सुनील सिरवी का नाम लेके आई एम ट्राइंग टू मार्केटाइज माई सेल्फ, ये इश्यू नहीं है। मतलब मेरे को तो ये नहीं पता था कि क्लास में जाते समय कि भाई मेरी इंट्रो क्लास जो होती है वो मैं क्लास में यहाँ आता हूँ तभी मेरे को पता लगता है कि मुझे क्या बोलना है। बेसिक बातें पता होती है कि सिलेबस समझाना है, नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होगी, टाइम क्या होगा, ये सब। बट कंटेंट में यहाँ आता हूँ जब भी डिसाइड करता हूँ कि फ्लो ऑफ क्लास विल बी इन विच डायरेक्शन व्हेन आई कम इनटू द क्लास, तभी मेरे को पकड़ में आता है कि ऐसे ऐसे मुझे आगे लेके चलना है क्लास को। तो ये एक प्रयास रहेगा। अब आप कितना यूटिलाइज कर सकते हो ये आपको देखना है। मैंने बहुत ही रेप्यूटेटेड प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया एंड यू मस्ट बी नोविंग, मेरे नाम और मेरे बारे में आप जानते भी होंगे। लेकिन मैंने देखा कि सभी जगहों पे क्या होता है, लोग नाम का इस्तेमाल करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, कुछ समय के लिए वो आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद में वो उनका रिप्लेसमेंट और अलग अलग फैकल्टीज से पढ़ाने की प्रक्रिया चालू करके वो अपना आगे निकल जाते हैं, राइट। तो हमने अपना एक एक प्लेस यहाँ पे रख रखा है। काफ़ी टाइम बाद में इस बैच की शुरुआत कर रहा हूँ, तो हमारे लिए ये बैच जो है आज से चालू हो गया तो बस हो गया चालू। बीच में एमसीडी वगैरह के इश्यूज, थोड़े से सीलिंग और काफ़ी अनिश्चितताएं रही, तो अब कितना इसको हम लिंगर ऑन करें। तो मैंने, और अपने मन की जो बात होती है, जो आप अपना बेस्ट दे सकते हो अपने प्लेस में दे सकते हो, जहाँ आप किसी से बाउंड नहीं हो, किसी से बंधे हुए नहीं हो, राइट। तो अब ये जो बैच है ये हमारा चलेगा, ऑनलाइन भी है स्टूडेंट्स और आप लोग हैं, मिलके इस पे काम करेंगे। जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनको मैं जूम से आपकी राइटिंग प्रैक्टिस करवा दूंगा। जो सवाल देंगे जूम से, मेरे को आप कुछ समय देंगे तो मैं जूम से इस चीज़ को मैनेज करने का प्रयास करूंगा। कुछ लोग ऑनलाइन भी हैं तो उनको बोलना पड़ रहा है। और ये हमारी जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में, जैसे आज क्लास हो रही है तो ये फिर अपलोड होगी, ऐसे हम लोग 1 बाय 1 करते हैं। अभी मतलब लाइव मोड के अंदर हम लोग नहीं है, मतलब, लेकिन हम अपडेटेड ही क्लास देते हैं। जो क्लास अभी हो रही है वही नेक्स्ट डे बच्चों को अवेलेबल होगी, इस तरह का ये है। एक और बात है कि हिंदू के लिए मतलब मेरा मानना ऐसा कि बिना इंग्लिश के टच के थोड़ा परिष्कार नहीं आ पाता है। इतने सारे बच्चे, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है, इतनी सस्ती एजुकेशन है, सब जगहों पर ये सारी चीज़ें, लेकिन क्या हम वाणिज्यवाद से हटके उस, हमारी एक फीस है जो हम बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा पिछले 3 4 5 साल से हम लोग उसी फी लेवल पे काम कर रहे हैं। उसमें 50% जो भी आप लोग देते हैं उसका 50% जीएसटी भी उसी फीस में इंक्लूड है। तो जो भी 18,000 सम फीस है वो उसी में से आप हमें जीएसटी पे करना होता है।
और बाकी जो इनकम टैक्स होता है, आपको पता है कि जो हायर इनकम में आते हैं उनको 30% इनकम टैक्स में पे करना पड़ता है। यानी कि 30+18 अगर आप देखते हो तो 48% जो आप लोग पे करते हैं वो सीधा सीधा गवर्नमेंट को चला जाता है। मतलब अगर आप 18,000 दे रहे हैं तो 9,000 गवर्नमेंट को जाएगा और 9 मेरे पास रहेगा। उसमें हमें एक्सपेंस भी चलाने हैं, अपने आप को भी पे करना है। बाकी मैंने ये सोच लिया है कि हम इस लेवल पे आ चुके हैं कि इट्स बेटर टू मतलब सर्विस मोड में काम करना अब ठीक है। रेवेन्यू जितना आए वो अपनी जगह पर है ताकि हमारे एक्सपेंस मीट आउट हो। बाकी फोकस इस चीज़ पे है कि हम अपने प्रयासों से सामने वाले का उत्थान कैसे कर सकते हैं, इस विचार पे मैं काम करना चाहता हूँ। राइट। तो और आप में से हर एक स्टूडेंट के अंदर वो कैपेसिटी है जिसको आप एक रूप दे सकते हो। और अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाए, मैं हर जगह पे ये देखता हूँ कि बच्चे अब उनको पढ़ना तो ठीक है, एक बहुत मटेरियल आ चुका है, लेकिन वो राइटिंग कैसे करें, अपने आप को डेवलप कैसे करें, सही दिशा में लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा उनके लिए एक प्रकार का पजल बना हुआ है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि आप उस चीज पे काम करें, मैं आपसे काम करवाऊं। तो इसी विचार के साथ ये मतलब मैं अपने बैच की शुरुआत करना चाह रहा हूँ। तो आप सभी लोगों का स्वागत है कि आप बहुत अच्छा, जो भी कोई आपको दिक्कत तकलीफ हो आप मेरे को बताएंगे। क्लास के बाहर भी मैं बैठा रहूँगा जो अपने ऑफिस में, तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप मेरे से बातचीत कर सकते हो, किसी भी तरह की बातचीत कर सकते हो जो पढ़ाई से रिलेटेड है, हमारी क्लास से रिलेटेड है। अन्य विषयों में मेरा कोई बहुत अधिकार नहीं है, तो मैं वहाँ पे मोटा गाइडलाइन आपको दे सकता हूँ कि आप इन रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो। बाकी ये कि मेरे अपने विषय में मैं ऐसा ना आपको देखना पड़े कि आपको कोई परेशानी हो। और जब ये लगभग 33 से 40 क्लासेस आप मेंस की मान के चलें, 40 क्लास में हम इसको कवर करेंगे आपके मेंस के सिलेबस को। उसका डिवीजन में थोड़ा आपको समझाऊंगा और कोई भी सवाल रेंडमली उठा के आप मेरे से पूछ सकते हो, वो मैं आपको राइटिंग करके बता दूंगा कि ये कैसे कैसे चलेगा, कैसे इसको लिखना चाहिए, या मैं अपनी तरफ से आपको एक दो सवाल डिस्कस कर लूँगा। तो उससे आपको पता लगेगा कि मतलब आपने इंग्लिश में कहावत सुनी होगी, पर्सनैलिटी इज नॉट व्हाट अ मैन इज, पर्सनैलिटी इज व्हाट अ मैन अपीयर्स टू बी। शायद समझ गए होंगे इसके भाव को कि व्यक्तित्व वह नहीं है जो कि एक व्यक्ति है, मतलब व्यक्तित्व वह है जो कि एक व्यक्ति दिखता है। अगर आप इस लाइन को यूपीएससी के लिहाज से देखें तो पूरा यूपीएससी इसमें समा रहा है। आप दिखते कैसे हो, मतलब आप दिखते कैसे हो बोले तो आप जब राइटिंग करोगे तो उनको कैसे लग रहे हो सकता है आपको कोई पूछे जीडीपी क्या होता है। आजकल तो इतने भी बेसिक बेसिक यूट्यूब वगैरह पे जीएनपी क्या है, जीडीपी क्या है, यूपीएससी के लिए लोग बताते रहते हैं। आज का बच्चा आज उस बेसिक लेवल पे नहीं है कि जीडीपी जीएनपी यूट्यूब पे देखेगा। मतलब अब ये बताइए कि हाउ वी कैन इंक्रीज जीडीपी ऑफ आवर कंट्री, व्हाट आर द चैलेंजेस इन रिसेंट टाइम्स। मतलब आईकोर क्या है, आईकोर कैसे जीडीपी को इम्पेक्ट करता है, थोड़ा जिसको हम कहते हैं कि एक क्वालिटेटिव जो लेवल होता है। लेकिन वाणिज्यवाद अपनी जगह पर है और पढ़ाई अपनी जगह पर है, आपको ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अब तो कंपनीज आ रही है ना, कंपनीज है कोचिंग इंडस्ट्री में। यू कैन नेवर इमेजिन कि कम, ये तो एजुकेशन किस में आता है, सोशल सेक्टर में। हेल्थ किस में आता है, सोशल सेक्टर में। सोशल सेक्टर में ही आता है ना, सामाजिक विकास जो होता है उसमें ये आमतौर पे डाले जाते हैं। शिक्षा को कभी भी लाभ वाली निगाहों से नहीं देखा गया। और उसमें भी कॉरपोरेट अगर आते हैं शिक्षा में, तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं, उनका एक ही विचार होता है, कोई भी शेयर होल्डर हो दुनिया के अंदर उसको प्रॉफिट चाहिए। कोई भी शेयर होल्डर, आपको कोरोना के पीरियड का एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। फाइजर कंपनी का नाम तो सुना होगा आपने, फाइजर।
इनोवेटिव ड्रग्स, यूएस कंपनी है ना, अच्छी इनोवेटिव ड्रग्स बनाती है। उन्होंने वैक्सीन एक बनाया था कोरोना के पीरियड में, और उन्होंने ये बोला था कि हम कुछ राष्ट्रों में, अफ्रीकन वगैरह में इतने मिलियन डॉलर की वैक्सीन फ्री में देंगे, ऐसा बोला उन्होंने। जैसे उन्होंने बोला ऐसा कि हम फ्री में वैक्सीन देंगे, उसी दिन फाइजर कंपनी का शेयर तो जानते हैं ना, मतलब देखो हम यहाँ पर क्या है कि एक लेवल की बातचीत करते हैं। यूपीएससी के बच्चे को बहुत डाउन समझ के, बहुत मोटिवेशनल स्पीकिंग, ये सब आजकल, और आपको चेहरों से समझ में भी आता होगा कि ये मोटिवेशन वाणिज्य को टच ज्यादा कर रहा है। ये बेकार की जो मोटिवेशन होती है, मोटिवेशन के चक्कर में, मोटिवेशन के वीडियोस में बहुत हमें नहीं पढ़ना ना, हमें मोटिवेशनल बहुत कुछ बातें करनी है। क्लास पढ़ाने के दौरान कोई थिंकर का नाम आ गया, कोई बातचीत आ गई, तो उसमें चलो ठीक है। तो फाइजर के शेयर्स, अब मैं कहूँ शेयर्स क्या है, मैं आपको पूछने लगूँ आप बताइए जी शेयर्स क्या है, तो क्लास, इंट्रो क्लास तो पूरी उसी में निकल जाएगी ना। क्लास को लंबा करने का जो एक तरीका होता है, हमारे पास कंटेंट नहीं होगा, देन वी विल थिंक टू कि भाई इसको लंबा कैसे करना है क्लास को। समझ पा रहे हो ना बात, मतलब शेयर आप सभी लोग जानते हो, मैं मान के चल रहा हूँ। शेयर एक प्रकार की हिस्सेदारी है कंपनी के अंदर, और वो आपको इतना आइडिया मिलता है कि आप 10 रुपए की लेना चाहो तो 10 रुपए की, 100 रुपए की लेना चाहो तो 100 रुपए की, 1000 की लेना, कितने नंबर ऑफ शेयर्स आप खरीदते हो उसके अकॉर्डिंग कंपनी के अंदर आपकी हिस्सेदारी चली जाती है। इतना बेसिक आइडिया सबके पास है। फाइजर ने जब ये अनाउंस किया तो उसका शेयर टूट गया, मार्केट चल रहा था, और वो मार्केट के अंदर किसी चीज को आप ज्यादा बेचोगे तो उसका रेट नीचे आएगा, चाहे वो शेयर हो, चाहे वो टमाटो हो, चाहे वो ऑनियन हो, चाहे वो अमेरिकन डॉलर हो। मैंने क्या बोला आपको कि गुण अविभाज्य होते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट अविभाज्यता रखती है। मतलब अगर हम कह रहे हैं कि शेयर ओवर सेल होगा तो उसकी प्राइस गिरेगी, तो ये बात तो बाकी के लिए भी लागू होगी, चाहे वो अमेरिकन डॉलर क्यों ना हो। अब फाइजर कंपनी के शेयर नीचे क्यों गिरे, क्योंकि उनके इन्वेस्टर्स ने क्या किया, उनको लगा फाइजर बेकार का सोशल सर्विस कर रही है, हम पैसा लगाए प्रॉफिट कमाने के लिए। आप फ्री में वैक्सीन दोगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, कंपनी के प्रॉफिट क्या होंगे, नीचे गिर जाएंगे, और फाइजर का शेयर नीचे आ गया। ये आपकी ऑब्जर्वेशन पे है, मैंने ऑब्जर्व किया इस घटना को, ऑब्जर्व किया, अखबार में भी पढ़ा कि वाई फाइजर कम, क्योंकि रोज लेखन तो आता ही है ना अखबार में कि इस कंपनी का शेयर बढ़ा तो क्यों बढ़ा, सोना बढ़ा तो क्यों बढ़ा, चांदी बढ़ी तो क्यों बढ़ी, गिरी तो क्यों गिरी। तो फाइजर का शेयर क्यों गिरा, वजह क्या बताई गई कि कंपनियों ने फ्री में वैक्सीन देने के लिए बोला। अच्छा, आजकल क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक है मार्केट, आप तो जानते हो ना, इलेक्ट्रॉनिक फोन के ऊपर ही आप बेचना खरीदना शुरू कर सकते हो ना। पहले क्या होता था कि ये बेचना इतना आसान नहीं था, पेपर वर्क था, पेपर वर्क, टाइम लगता था उसमें। आज आपको गुस्सा आ गया किसी कंपनी पे, तो आज ही तुरंत निकाल सकते हो क्योंकि आपके पास फोन है। बंधन बैंक का नाम सुना होगा आपने, बंधन बैंक में ज्यादा लॉसेज आ गए थे अभी, अखबार आपको पढ़ना पड़ेगा ना, अखबार से पता लगता है, नहीं भी पता है तो हम कह रहे हैं आपको कि बंधन बैंक में लॉसेज आए, है ना। तो जैसे किसी ने पढ़ा, वो बंधन बैंक को बेचना चालू कर दिया है क्योंकि उसके हाथ में है ना फोन। इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छी है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर मार्केट के अंदर एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि हम रैश डिसीजन लेते हैं। हमारे हाथ में कोई चीज, अगर आपको कोई गुस्सा, अगर आपके हाथ में पेट्रोल है, आपके पास दिया सलाई भी है, माचिस भी है, इतना तेज गुस्सा आया कि आपने पेट्रोल डाल के अब मैच बॉक्स हाथ में, तो इस बात की संभावना भी प्रबल है। मतलब शेयर मार्केट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स इज समथिंग लाइक मैच बॉक्स इन योर हैंड and you are having, petrol on your body and you are just trying to do what, like कि भाई उसको जला के वो कर लिया। विजय केडिया का नाम आपने सुना होगा, विजय केडिया इज वेरी फेमस इन्वेस्टर। उन्होंने कहा कि मैं इतना करोड़पति कैसे बना, 1000 करोड़ की वैल्यूएशन उस समय उनकी थी, 1000 करोड़। वो कह रहे हैं कि मैं मुंबई में आया सिर्फ मतलब मजबूर होके,
लेकिन मेरे पास कुछ शेयर्स ऐसे थे जिनको मैं बेच नहीं पाया, क्योंकि बेचने में बड़ी परेशानी होती थी, तो वो पड़े ही रह गए, और वो नहीं बेच पाने की वजह से ही वो 1,000 करोड़ के आदमी बन गए। राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की नेगेटिविटी बता रहा हूं मैं आपको ये। तो फाइजर कंपनी के शेयर फॉल क्यों किए, वापस मुद्दे पर लौटते हुए, कि वो अपना पैसा खराब कर रही है सामाजिक क्षेत्र पर। तो इससे समझ आओ आप, आईटीसी कंपनी का नाम सुना होगा, उस टोबैको बना सिगरेट वगैरह में काम करती है अच्छी खासी। तो जो लोग आईटीसी कंपनी के शेयर्स रखते हैं उनको प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट आएगा सिगरेट बेचने से। तो कहाँ आप समाज पे ध्यान दे रहे हो? वो तो आईटीसी का क्या रिजल्ट देखेंगे, प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट हुआ। और उसका बड़ा सेगमेंट आईटीसी का, आशीर्वाद आटा भी आईटीसी बनाती है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आईटीसी के होटल्स में भी है। अभी उसका होटल विंग अलग हुआ आईटीसी होटल्स के नाम से, पहले तो वो आईटीसी का ही पार्ट था। तो ज्यादातर बिजनेस आईटीसी का कहां से आ रहा है, टोबैको प्रोडक्ट से आ रहा है। और सिगरेट सेल खूब होगी तो शेयर होल्डर खुश, चाहे लोग मर रहे हो उसके कारण। सिगरेट पीने से तो आप सिगरेट की मैन्युफैक्चरिंग बंद करो ना। जरूरी है क्या गवर्नमेंट आके बैन लगाएगी? आप में क्या वो सोशल थिंकिंग है? आपने एक वर्ड का नाम सुना होगा, ईएसजी। ये आजकल बहुत पॉपुलर है आपके मेंस प्रीलिम्स वगैरह सबके हिसाब से। एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, इसका जो फुल फॉर्म होता है, आजकल ये जो ईएसजी मानकों का अनुकरण भी करना जरूरी होता है। कई सारे बाहर के जो फंड्स होते हैं वो उन कंपनियों में जाते हैं जो ईएसजी मानकों को ध्यान में रखते हैं। तो मान लीजिए कोई फंड है बाहर का ऐसा जो इसको फॉलो करता है, तो वो आईटीसी में कभी पैसा नहीं लगाएगा। आईटीसी के हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की तुलना में वैल्यू बहुत कम है, 400 का शेयर है सिर्फ आईटीसी का। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की वैल्यू बहुत ज्यादा है। कारण क्या है? आईटीसी के अंदर पैसा नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जो फंड ईएसजी को फॉलो करते हैं वो आईटीसी में निवेश नहीं करते, क्योंकि वो सिगरेट बनाती है। अच्छा, आप इस चीज को सोचो, जिस चीज की ज्यादा डिमांड होगी उसका रेट बढ़ेगा। तो आईटीसी के शेयर की डिमांड उतनी क्यों नहीं है? क्योंकि फॉरेन फंड्स जो हैं, जो ईएसजी मानकों को फॉलो करते हैं, वो उसमें पैसा नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनका क्लियर कट उस फंड के कंडीशंस में लिखा हुआ रहता है कि कोई भी इस फंड में इन्वेस्ट करेगा तो ये फंड किस थीम को फॉलो करता है। आपने नाम सुना होगा थीमेटिक फंड्स, थीम बेस्ड में। आजकल थीम बेस्ड बॉन्ड्स भी आते हैं, आपने नाम सुना होगा ब्लू बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड्स। तो वो ग्रीन प्रोजेक्ट्स में जाएंगे। ब्लू बॉन्ड का पैसा किस में जाएगा? वाटर कंजर्वेशन, फिश कंजर्वेशन, इस तरह की चीजों में जाएगा। आपने सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड्स का नाम सुना होगा। आई विल बी टीचिंग, पीटी में पढ़ाऊंगा आपको, ये अभी मेंस की बात नहीं है। एक बात चली है तो मैं थोड़ा सा इसमें विस्तार पकड़ा, थोड़ा आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों, जहां पर आईपीओ आ जाते हैं कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर, जहां पर कंपनियां लिस्ट होने लगती है, राइट, तो इसका मतलब दे आर ट्राइंग टू डू व्हाट, कॉमर्स। वो सोशल साइड को में काम नहीं करना चाह रही है, वो प्रॉफिटेबिलिटी के पैटर्न पे काम करना चाह रही है। तो इसीलिए थोड़ा सा ये अंतर करना मुश्किल हो जाता है कि कोई काम कर रहा है, कोई आजीविका के लिए कर रहा है, कोई किस चीज के लिए कर रहा है, लेकिन क्या आपके अंदर वो थीम है कि आप जो सामने वाला व्यक्ति है उसके लिए आप एक भावना अच्छी रखते हो कि इसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो हम लोग, एक दौर था हम लोगों के टाइम में कोचिंग का, मतलब कोचिंग मतलब एक टीचर बेस्ड कोचिंग जिसको हम कहते हैं कि ये एक टीचर है, इस सब्जेक्ट में माहिर है, तो उतने ही बच्चे उनके पास मतलब एक ठीक ठाक संख्या में पढ़ा करते थे। अब उसकी स्केलिंग की बात होती है कि हम इसको स्केल अप कैसे करें, मतलब, राइट। तो हम लोग अपनी एक सीमित चीज़ों के साथ हम लोग काम करेंगे इसमें, राइट, यही चीज़ है।
तो दैट इज़ हाउ मैंने एक्सप्लेन किया कि हम लोगों की फिलोसफी क्या है, हम किस पैटर्न पे काम करना चाह रहे हैं, राइट। और ये एक मॉड्यूलर कोर्स है और इसमें मेंस में आपको 35-40 क्लास में पढ़ाऊंगा और कोई डरने की आवश्यकता नहीं है कि आपका बेसिक है कि नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेंस बिना बेसिक पढ़े भी तैयार हो सकता है और इतना बढ़िया से तैयार करेंगे कि कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और जब ये प्रीलिम मेंस खत्म हो जाएगा, लगभग 40 क्लास के आसपास हम मेंस लेंगे। इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि भी 40 है तो 40 ही है, मतलब कोर्स ठीक से पूरा करेंगे उसमें 5 क्लास ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन इसको आप एक रेफरेंस पॉइंट मान सकते हो। और लगभग 35 क्लास के आसपास पीटी में लेंगे और 10 क्लास आपकी जो होगी वो इकोनॉमिक सर्वे बजट करंट की मैं अलग से क्लास लेता हूँ, उसका भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहता है। इस सवाल डायरेक्ट उसमें काफ़ी मिलने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। और इस पे भी पेपर्स मैं करूँगा, एक पेपर लूँगा लास्ट में 10 क्लास के बाद में जो भी मैंने पढ़ाया यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव पेपर। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि उस पेपर से ही क्वेश्चन मिल गए, 50 आइटम 100 आइटम के पेपर में ही सवाल आ गए, ऐसा भी। क्योंकि हम यही सोच के उसकी डिजाइनिंग करते हैं कि ये बने, मतलब क्वेश्चन आए, मतलब वहाँ पर। कुल मिला के टोटल आपका इतनी क्लासेस रहेगी और शुरुआत हम लोग मेंस से करेंगे। एक थोड़ा सा बीच में हो सकता है 10-5 दिन का गैप देके फिर हम प्रीलिम्स में जाएं। और टाइमिंग हमारा यही है, आगे बैचेज और भी आएंगे तो मॉर्निंग में वो बैच रहेंगे, जैसे 8 से 10 इस तरह का बैच ऑप्शन भी आएगा आगे चलकर। तो एक दिन में 2 बैच हिंदी मीडियम के अंदर, और फिर इंग्लिश मीडियम भी करते हैं हम लोग, लेकिन उतना टाइमिंग अभी है नहीं मेरे पास। तो आप में से तो कोई है नहीं ना इंग्लिश मीडियम वाला पास में, तो इस तरह से ये डिवीजन है, ठीक है। तो मेंस के बाद में प्रीलिम्स और फिर एग्जाम के जो भी डेट है उसके 1.5 महीने पहले के आसपास ये 10 क्लास हम करेंगे। ये नहीं कि सर्वे और बजट 1 फरवरी का जो डेट होता है बजट वगैरह का, तो ये इस दिन नहीं पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि आगे एग्जाम है तो और भी चीजें हैं, वो कुछ ना कुछ करंट में आता रहता है। तो हम लास्ट में पढ़ेंगे इसको, 1-1.5 महीना जब छूट जाएगा उस समय इस क्लास को, करंट वाली को ऑर्गेनाइज करेंगे, राइट। अब मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस बता देता हूँ जो मेंस का है, राइट। तो आप अपने नोट्स में भी उसको लिख सकते हैं। ये तो मैंने दे ही दिया, लेकिन क्लास में भी थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे। हाँ, मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा करना ही भूल गया। हर सैटरडे हम लोग, वो हिंदू की बात चली थी ना, थोड़ा हिंदू का जो है, एक तो हमारे यहाँ विप्लव सर हैं, वो आपको निशुल्क हिंदू शनिवार को पढ़ना सिखाएंगे, मतलब कि हिंदू को हम कैसे पढ़ें। दो बातें हैं, एक तो हिंदू को कवर करना कि रोज मतलब हिंदू में करंट आ रहा, वो बात नहीं हो रही है। हिंदू को रीड कैसे करें, कैसे पढ़ें उसे। तो जैसे अभी ये बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जो शनिवार आएगा सैटरडे, तो सर की क्लास होगी इसी टाइम पर। तो मैं आपको मंडे टू फ्राइडे पढ़ाऊंगा और सैटरडे हिंदू की क्लास होगी। उसके लिए आपको कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। और सर के बारे में तो खैर, अभी एक बार एक सर के साथ अभी मैं घूम रहा था तो सर का नाम आया, तो मैंने कहा हमारी इच्छा करती है कि सर की क्लास में मैं बैठ के पढूं। जो सर का एक्सीलेंट इंग्लिश है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, पॉपुलर टीचर अलग होते हैं, पॉपुलर टीचर अलग होते हैं, और जो आपके कोर्स को कराए और सही जगह लेके जाए वो टीचर अलग कैटेगरी के होते हैं। तो पॉपुलैरिटी में नहीं जाना है, आपको ये देखना है कि मेरे को कौन अपग्रेड कर सकता है।
तो सर जो हैं, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत पॉपुलर अध्यापक हैं उस तरह से, जानते सब हैं सर को, तो सबको पता है कि सर की क्वालिटी क्या है, लेकिन जो कंटेंट है सर का, जो सर एक लेवल पे ले जा सकते हैं, वो तो उसका कोई भी, आप खुद भी महसूस करेंगे, और आपको पैसा तो देना ही नहीं है, तो बात ही खत्म हो जाती है। मतलब आप आराम से पढ़ो। ये सर का ही प्रपोजल था कि सर मैं ये काम करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आपके बच्चों के लिए जो यहाँ पे आएंगे उनके लिए मैं ये निःशुल्क सर्विस दूंगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा ठीक है सर। वो सर ने कहा कि आपको मेरे को पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मतलब मेरे को भी पे नहीं करना उनको, और आपको भी नहीं करना है। तो फिर इसमें देखो चीज़ें है ना, आती है हमारी लाइफ के अंदर, हम उसको ऐसे इग्नोर करते चले जाते हैं, तो वो फिर चली जाती है। तो एक मनी की प्रॉब्लम होती है, वो भी नहीं है। तो आप देख लीजिएगा सर का क्या मतलब, सर सैटरडे को हमेशा क्लास लेंगे उस चीज़ की। सिलेबस फॉर इकोनॉमिक्स मेंस जो है ना, ये सिलेबस मैंने आपको दे रखा है। इस सिलेबस में 2 आइटम आपको पीछे की तरफ दिखेंगे, मैं 1 मिनट में भी मंगवा लेता हूँ। और सर्दियों का जो टाइम होता है ना, मैं सर को भी कह रहा है कि यार सर्दियों का टाइम मुझे सबसे बढ़िया लगता है, सिलेबस आप मुझे भी दो। न कोई पंखा चल रहा है न कुछ, मैं जहाँ भी क्लास लेता हूँ, मैं तो गर्मियों में भी पंखा बंद करवा देता हूँ, भाई मेरा बंद कर दो, ये बच्चों का चलने दो आप, चाहे थोड़ा सा भी शोर करता है। अब इससे बढ़िया मतलब कोई हलचल नहीं, आराम से पढ़ाई पढ़ाई। तो आप इसको खोलें जरा, मैं पेज नंबर 10 देख लें एक बार। ये 2 टॉपिक कटे हुए हैं ना आपके, 2 टॉपिक कटे हुए दिख रहे होंगे, और जिसके उसमें नहीं है तो वो उनको कट कर लें। मतलब एक आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिख रहे होंगे, फर्स्ट जो ब्लैक कलर है ऊपर, वो तो मतलब इसमें आता है, साइंस टेक में आता है, तो आईपीआर को हम लोग नहीं पढ़ेंगे मतलब। और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग वाला है ना, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग भी ये इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह में लोग पढ़ाते हैं, तो रिपीटिशन से बचने के लिए ये 2 टॉपिक हमारी क्लास में नहीं रहेंगे, जो मैंने हटवा दिए। पहले तो कई वर्षों तक मैं इनको पढ़ा रहा था, लेकिन इससे बेवजह सिलेबस लंबा होता है, और ये बच्चे कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी साइंस टेक में पढ़ाई करते हैं। तो अच्छा, जो बौद्धिक संपदा है, इनोवेशन, नवाचार, ये सारी चीज़ें साइंस का अध्यापक ज़्यादा टेक्निकल वे में उसको पढ़ा सकता है। और मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, तो अगर आप कहेंगे तो मैं मनी लॉन्ड्रिंग आपकी इच्छा पे बता दूंगा कि कैसे इसको, अगर आपको कोई इंसाइट चाहिए मेरी साइड से। बाकी हमारी क्लास के अंदर ये 2 टॉपिक हम नहीं लेंगे मतलब, और बाकी ये जितने भी टॉपिक्स हैं उन पे मैं बातचीत करता हूँ। ये हम इनको ना मतलब ये तो आप रख सकते हैं। हम जितने भी टॉपिक्स हैं इस मेंस के सिलेबस के अंदर, इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं नेचर के हिसाब से। मतलब जैसे आप कहते हो ना, टैक्सेस 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ऐसे ये बोलने की क्या जरूरत है कि टैक्सेस 2 प्रकार के होते हैं, मतलब वर्गीकरण करते हो ना, करने का मतलब कैटेगराइज्ड ज्ञान को पढ़ना चाहते हो। अच्छा, कैटेगराइज तभी कर पाते हो जब क्लासिफिकेशन क्लियर हो, मतलब अंडरस्टैंडिंग का जो पैरामीटर होता है वो डिफरेंट होगा, तभी तो कैटेगरी भी डिफरेंट बनेगी। जैसे मैं कहूँ ग्रीन कलर और वाइट कलर अलग अलग है, तो साफ समझ में आ रहा है कि वो अलग अलग दिखते हैं, तो अलग अलग हो गए वो। कि हम यूं कैटेगरी बना दें ग्रीन और नॉन ग्रीन, तो एक ग्रीन कलर हो गया, बाकी सारे कलर क्या बन गए, नॉन ग्रीन। तो ऐसे आप कहते हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर इनडायरेक्ट टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, ये तो कोई स्टूडेंट पढ़ता नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स भी 2 प्रकार के होते हैं। वैल्यू एडिशन टैक्स होता है, एक पूरे माल के मूल्य पर लगता है। तो ये कैटेगरी बनाते हैं, मतलब कैटेगरी बनाने से क्या होता है, पढ़ना आसान हो जाता है। जैसे आप WTO पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक में, तो आप कहते हो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, बोलते हैं ना ग्रीन बॉक्स, अंबर बॉक्स, रेड बॉक्स, ब्लू बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, नाम सुना होगा। तो वहां कोई बॉक्स नहीं पड़ा हुआ है कि आपने बॉक्स बोल दिया तो कोई संदूक पड़ा हुआ होगा। संदूक सिर्फ नाम है, सांकेतिक भाषा है। जैसे ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो जाती है तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई आप अपनी स्पीड कम करने की जरूरत नहीं है,
आप अपनी जो भी स्पीड है उससे चल सकते हो। तो जो सब्सिडियां कितनी भी दे सकते हो वो ग्रीन बॉक्स हो गई। एक एग्जाम्पल लिया मतलब। जिन सब्सिडियों को आप एग्रीकल्चर में कितनी भी मात्रा में दे सकते हो, खाद पे सब्सिडी, बिजली पे सब्सिडी, सिंचाई पे सब्सिडी, कोई भी सब्सिडी को खूब दे सकते हो अगर, तो ग्रीन बॉक्स में चली जाएगी। हालांकि ये वाली जिनके मैंने नाम लिए ये अंबर बॉक्स में काउंट होती है क्योंकि इनकी लिमिट है। लेकिन अगर आप खेती में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो, कीटाणुनाशी दवाओं पे खर्च करते हो, किसानों को अकाल सहायता करते हो, ये सब ग्रीन बॉक्स में आते हैं। वो आगे मैं बताऊंगा आपको। लेकिन एक ग्रीन बॉक्स और अंबर बॉक्स में जो डिफरेंस का पैरामीटर है वो इसी तरह का है। तो पैरामीटर है तभी तो आपने उसको अलग किया मतलब। तो क्या एक सिलेबस हमारे सामने पड़ा है तो एज ए स्टूडेंट क्या हमें उसको कैटेगराइज नहीं करना चाहिए? यूपीएससी ने तो नहीं किया, उसने तो जम्बल्ड अप करके एक जीएस 3 के अंदर एक सिलेबस लिख दिया। लेकिन मैंने उसको 3 भागों में डिवाइड किया, है ना। तो ये सिलेबस फॉर इकोनॉमिक्स मेंस, और इसके सामने आप चाहें तो GS 3 लिखेंगे और पेपर नंबर 4 लिखेंगे। कई बच्चों को इसको पेपर, एक बहुत फेमस संस्थान में मैं पेपर डिस्कशन के लिए गया था, बहुत फेमस मतलब। तो उन्होंने स्लाइड बना रखी थी, उस समय ऑनलाइन ही ज़्यादा चल रहा था, कोरोना का टाइम था और ये सब। जब मैं क्लास में गया कि भाई आज पेपर डिस्कस करना है बच्चों के लिए, उन्होंने पेपर 3 लिखा हुआ था। मैंने कहा पेपर 3 कैसे भाई, GS 3 है, पेपर 4 है। तो उनको 5-10 मिनट लग गए उनकी टीम से कंफर्म करने के लिए कि सर जो कह रहे हैं वो सही है क्या। अरे भाई तो निबंध जो है वो भी एक पेपर माना जाता है, पेपर 1 मतलब। तो GS फर्स्ट बना पेपर 2 इस तरह से। तो GS 3 क्या बना, पेपर 4। और मैं कह रहा हूँ कि ये अगर इंटरव्यू में भी पूछ लिया ना तो हो सकता है इंटरव्यू देने वाले बच्चे ने कभी इस पे दिमाग ना लगाया हो मतलब। और ये बेसिक बातें होती है इस तरह की जहाँ पर छोटी सी बात आपकी प्रतिष्ठा को थोड़ा ऊपर नीचे कर देती है। और आप 1.5 साल से तैयारी कर रहे हो, 4 साल से तैयारी कर रहे हो, तैयारी की क्या बेसिक पढ़ाई हमने कर रखी वही हमें नहीं पता है, तो दिक्कत है। मैंने लिख दिया आपको क्लैरिटी के लिए, सिलेबस फॉर इकोनॉमिक्स मेंस GS 3 पेपर 4 में, ठीक है। अगर हम इसका वर्गीकरण करें तो इनको हम 3 मोटे भागों में डिवाइड कर सकते, वो आप भी करिए मेरे साथ। अब क्लास में है तो काम तो करेंगे ना। तो उसमें कृषि और संबद्ध विषय हम एक जगह पे कर देंगे, कृषि और संबद्ध विषय। जितने भी टॉपिक्स हम देखेंगे तो उसमें एग्रीकल्चर और उससे कनेक्टेड टॉपिक्स की एक कैटेगरी बन जाती है, ठीक है। इसके बाद उनको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। दूसरा थोड़ा एडवांस टॉपिक होते हैं, उनको हम उच्चतर विषय कह सकते हैं, उच्चतर। और एक सोशो इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक। सामाजिक अर्थशास्त्र।
इंग्लिश आप लिख लें यहाँ पे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सोशियो इकोनॉमिक्स। राइट। जहाँ क्या होता है कि समाज और अर्थशास्त्र की मिक्सिंग होती है वो। वैसे क्या है मतलब अगर आप किसी को भी देखें, किसी समाज को देखें, इकोनॉमी को देखें, तो ये कोई निर्वात में नहीं है। मतलब इकोनॉमिक्स भी निर्वात में काम नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं समाज इकोनॉमिक्स को इम्पेक्ट करता है ना। जैसे तो ऐसे कुछ फिनोमिना होते हैं जो, फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर से चालू करूं तो इसमें एक फिनोमिना जो हम पढ़ेंगे जैसे कि गरीबी। लिखते रहो आप, है ना। एक गरीबी, आपने गरीबी की परिभाषा मतलब आप ये कई जगह पढ़ते होंगे ना कि एक आदमी मूलभूत आवश्यकता पूरी नहीं कर पाता हो। अमीरी को नहीं डिफाइन कर रहे ना, गरीबी मतलब बेसिक बेसिक नीड्स, मतलब बेसिक में भी बेसिक कि इसके बिना तो कुछ नहीं होगा, उसको एक आदमी कवर ना कर पाए। लेकिन इससे पहले हम क्या बोलते हैं, गरीबी एक सामाजिक आर्थिक स्थिति है। आपको उठाएगा मेंस, आप इस बात को दिमाग में बैठा लेना। आपको जो रैंक दिलाएगा वो मेंस दिलाएगा, और मेंस में रैंक आपको तभी मिलेगी जब आप क्या तो विशेषणों का प्रयोग कर रहे हो। भाषा मतलब हम नहीं कहते कि अगर सब्जी में हमने नमक नहीं डाला तो सब्जी की सारी इंपॉर्टेंस ही जीरो हो गई। सिर्फ एक इतने से अ पिंच ऑफ सॉल्ट spoiled the whole of your vegetable. No, no, we are not to go for that kind of deal. अच्छा, सब लोग फलों की प्राप्ति चाहते हैं, प्रक्रिया से कोई नहीं। और यार क्या इतनी लंबी प्रक्रिया से हम गुजरेंगे। आप देखो ना, आज हर आदमी का एक सपना, मतलब मेरा बच्चा 7th क्लास में पढ़ता है और डॉटर तो ग्रेजुएट हो चुकी है, मतलब दोनों में थोड़ा एज गैप है। लेकिन आज मेरा सन भी जानता है कि सिविल सर्विस क्या होती है। इसलिए नहीं कि मैं उसके घर में एक टीचर हूँ, उसको भी आप पूछो कि तुम क्या बनना चाहते हो तो वो भी आईएएस बोलेगा। आप हर आदमी से पूछ लो, इंडिया के अंदर जितनी अवेयरनेस, मतलब मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को कि वो सस्ता सस्ता करके, जिनमें टैलेंट भी कुछ नहीं है, जो समझ ही नहीं पा रहे कि उनकी क्षमता क्या, उनके कई वर्ष हम बर्बाद कर देते हैं। हमने मतलब जो ग्रामीण प्रतिभावान एक परीक्षा होती थी मेरे टाइम के अंदर, उसमें मैं पास हुआ अपने गांव के अंदर। ग्रामीण प्रतिभावान वाली एक परीक्षा राजस्थान में होती है, अब बाकी राज्यों का मुझे नहीं पता, हमारे टाइम में थी। अच्छा, स्कूलिंग मेरी गांव में हुई, तो वो एग्जाम दिलाने के लिए मुझे सिटी में ले गए, 4-5 बच्चों को, 6 बच्चों को सेलेक्ट करके स्कूल वाले ले गए। तो उसमें मेरा हो गया सिलेक्शन। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक निबंध प्रतियोगिता कराई पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल की, फिर उसमें भी मैं चयनित हो गया। फिर मेरा 10th में मेरिट में वो प्लेस आ गया। सब कुछ हुआ, तब जाके हमारे गांव वालों ने मेरे फादर को समझाया कि इसको आप बाहर भेजो पढ़ने के लिए, कहीं ना कहीं तो भेजो, इसे गांव में रखोगे क्या। तो इतना होने के बाद ये रिकमेंडेशन आई कि इसको बाहर पढ़ने के लिए भेजा जाए। तो आज हम किसी को भी सपना तो सेल करते हैं, लेकिन उसको ये पता ही नहीं होता है कि वो किस टाइम तक कैसे कैसे उसको कर रहा है। उसका ये पता होना चाहिए कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड पढ़ाई में क्या है, उसको एक सही चीज पता लगे, ताकि उसको अगर छोटे एग्जाम में जाना है तो कम से कम उसको तो कर ले पहले। तो अब वो सारी क्राउड के अंदर हम कैसे डिस्टिंक्ट बने, मतलब अपने आप में विशिष्टता कैसे लेके आए। हम लैंग्वेज पे काम नहीं करते, हम पंक्चुएशन पे काम नहीं करते, कहाँ सेमी कोलन लगना चाहिए, कहाँ कोमा लगना चाहिए, किस विशेषण का प्रयोग कहाँ पे करें। एक वर्ड लिखने से ही आपके नंबर स्केल अप हो जाते हैं। अब हम कहें कि गरीबी क्या है, कि मूलभूत आवश्यकताओं को, ये इस तरह की रफ पढ़ाई से नहीं सिलेक्शन होनी। गरीबी एक सामाजिक आर्थिक स्थिति है, मतलब ऐसे आएगा उसमें। गरीबी एक सामाजिक आर्थिक, अब सामाजिक भी आ रहा है और आर्थिक भी आ रहा है। तो आपको अब मान लो इसी पे क्वेश्चन बन गया
comment on the statement that poverty is not only economic phenomena but it is equally social phenomena. इस कथन पर टिप्पणी करें कि गरीबी महज एक आर्थिक अवधारणा नहीं है बल्कि एक सामाजिक संकल्पना भी है, राइट? तो फिर वहां पर तो आपको समझना ही पड़ेगा ना कि ये सोशल किस सेंस में है। तो फिर आपको ये आइडिया होना चाहिए कि वर्गीकरण होता है समाज के अंदर, अमीर और गरीब के बीच में वर्गीकरण से सामाजिक बनती है कोई भी चीज। जब वर्ग चेतना आती है तो समाज में वर्गीकरण होता है। जरूरी थोड़ी कि उसमें SC ST OBC का वर्गीकरण हो। वर्गीकरण तो मिलियनर, बिलियनर, मल्टी मिलियनर, लखपति, करोड़पति, हजारपति से भी क्लासिफिकेशन होता है। आप उसी समाज के पार्ट हो, एक ही जाति के हो, लेकिन इनकम में डिफरेंस आने से क्या होता है, जो आपकी लेवल के लोग हैं वही आपसे जुड़े रहेंगे ना। आपसे हायर वाले आपसे मिलना नहीं चाहेंगे, कभी भी बात नहीं करना चाहेंगे, फ्रेंडशिप के लिए आगे से कोई वो नहीं। आप उनसे बात भी करोगे तो पीछे हट जाएंगे। तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि आपकी क्लास अलग है। तो ये सामाजिक स्थिति बन गई ना, और इसीलिए आगे जाके क्या होता है, इस सामाजिक बहिष्करण हो जाता है इससे, क्योंकि वो आपको अंदर नहीं समेट रहे ना, आपको साथ में नहीं ले रहे। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोशल एक्सक्लूजन। ये तो आप स्कूल में भी देखते हो ना, हम सब स्कूल में पढ़े हुए हैं, और फिर कॉलेज वगैरह। अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट नहीं रहे, समाज में भी आप देखते होंगे, आप ही के घर को देखते होंगे, आपके समाज को देखते होंगे। आपके फादर मान लीजिए छोटे से टीचर हैं और आपकी बिजनेस क्लास फैमिली से आप बिलोंग करते हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन, और आपके फादर टीचर हैं, तो वो उनसे उतनी बातचीत नहीं होगी उसी घर के अंदर। तो बड़ा अमीर आदमी बड़ी गाड़ी लेके मर्सिडीज से आएगा तो सारा ध्यान तो उन्हीं लोगों की तरफ खींचा चला जाएगा। आप पावर मंगर क्यों हो, मतलब व्हाई डू यू वांट टू गेट मोर पावर थ्रू UPSC? कहीं ना कहीं अंदर है कि मैं समाज में मेरा रुतबा बढ़े, मेरी पावर बढ़े। पावर को भी आप समाज से जोड़ के देखते हो ना। अगर आप किसी गांव में चले गए, अपने गांव में आपको कोई नहीं कुछ कह रहा है, तो आपको फील होगा ना इस चीज का। तो पावर के प्रति क्या हमें किसी को टॉर्चर करना है? लेकिन पावर के पीछे जो हमारी मंशा होती है मुख्य रूप से, वो क्या होती है कि सामाजिक स्थिति में उत्थान करना। पैसे तो यार सबके पास है, पावर किसके पास है? तो जब आप पैसा अर्जित नहीं कर पाते तो पावर गेम को सोचते हो। हम एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, बन सकते हैं, लेकिन हमारा बेसिक्स नहीं है उतना कि हम उतना बिजनेस खोल के आगे बढ़े। तो हमने सोचा है कि चलो UPSC में चलते हैं। तो आप बैलेंस आउट करने का प्रयास करते हो कि समाज में पावर से हम अपने आप को बैलेंस बनाएंगे। तो गरीबी क्या है, समाज और अच्छा, वो व्यक्ति मूलभूत आवश्यकता पूरी नहीं कर रहा है, मतलब उसके पास उतनी क्रय शक्ति नहीं है। तो क्रय शक्ति नहीं है तो वो इकोनॉमिक्स में आ गया, और समाज उसका बहिष्कार करता है तो सामाजिक टॉपिक बन गया। तो गरीबी अपने परिणामों में भी सामाजिक है। हियर मी केयरफुली, गरीबी अपने परिणामों में भी सामाजिक, समाज बना देती है ना। और सुनो आप, और समाज भी गरीबी का उत्पत्ति का कारण बन जाता है कई बार। अच्छा, वो सामाजिक परिणाम भी दे रही है और समाज भी उसको पैदा कर रहा है। तो अभी तो मैंने ये समझा है कि गरीबी सामाजिक परिणाम पैदा कर रही है, सोशल आउटकम पैदा कर रही है। किस तरह का बहिष्करण का, कि समाज आपको बहिष्कृत कर रहा है क्योंकि आपके पास गोल्ड चेन नहीं है, आपके पास एप्पल का आईफोन नहीं है, आपके पास एप्पल की घड़ी नहीं है। आज हम देखते हैं ना, हर आदमी चाहता है कि उसको वो एप्पल का फोन ले। ये टेंडेंसी हम देखते हैं। उधार लेके अभी जो iPhone 17 आया, लंबी लाइन लगी हुई है रात से। अरे क्या ऐसा है कि आप लाइन लगा के थोड़ा वेट ही कर लो, क्या तुम्हारे पास फोन था ही नहीं पहले? उधार लेके, बैंक से लेके, इंस्टॉलमेंट करा के आप आईफोन खरीद रहे हैं। क्या हम रोक पाते हैं अपने आप को समझदार होते हुए भी? वही आईफोन का पैसा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, 30 साल तक भूल जाओ वो कितने 100 करोड़ बन जाएगा। वो नहीं चाहिए हमें 100 करोड़। समाज इज सो पावरफुल एजेंसी। मेरे हिसाब से आपको और क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि रामेश्वर आपको और कोट करे कि समाज कितनी पावरफुल एजेंसी है। जो हमारे इकोनॉमिक्स वाला जो विवेक है, विवेक भी कई प्रकार के हैं। ज्यादातर लोग मैं देखता हूँ, कई टीचर्स मेरे को नजर आते हैं जो हम मेरे से 10 इयर्स जूनियर हैं या क्या, उनके पास शायद मर्सिडीज होगा। वो सब लोगों को मैं मर्सिडीज में देखता हूँ, BMW में देखता हूँ।
मैं पैदल आ जाता हूँ, मेरे पास क्रेटा है। अरे मैं पढ़ा लिखा हूँ, वो भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़े लिखे और विवेक का कनेक्शन थोड़ा सा अलग है। मतलब आप अपने आप को संयमित करके जब आप सही डिसीजन लेते हो, अरे मेरा घर यही है, मैं यहाँ से यहाँ आ जाऊंगा, मुझे क्या जरूरत है उस चीज की। लेकिन अगर इफ आई इन्वेस्ट दैट मनी इनटू स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इन परचेजिंग लैंड, आई कैन गेट मोर एंड मोर वैल्यूज आउट ऑफ इट। तो अब ये तो आपको देखना पड़ेगा। और समाज ऐसा है कि आपको, अब मैं मंदिर आता हूँ, कई बार मंदिर जाता हूँ तो चप्पल नहीं पहने हुए होता हूँ, तो लोग मुझे समझते हैं कि अरे तो ऐसे ही है। उनकी निगाहों को मैं समझ पढ़ लेता हूँ ना, कि मैं भी 50 ईयर प्लस हूँ, समझ लेता हूँ मैं निगाहों की, भाई ये क्या समझ रहे हैं, लेकिन मैं ध्यान नहीं देता। जब इंसान के रूप में आप रहे हो, आपकी कोई सिद्धांति नहीं है, आप कोई एक तरीके से नहीं चल रहे हो, तो ये कोई लाइफ थोड़ी है। तो हाउ मेनी पीपल, मतलब इतना परेशान दुनिया आपको दिखेगी ना अभी, तो उसकी कोई सीमा ही नहीं है। ज्यादातर लोग डिप्रेशन में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि वो कहीं उनको सुकून नहीं मिलता, दूसरों को देख के उनको कहीं सुकून नहीं मिलता। तो ये समाज, मेरे यहाँ ऊपर एक लड़का था, मेरे पास iPhone 7 था उन दिनों, वो भी मेरे परिवार ने मेरे को दिया। मतलब मेरे पास तो बहुत ही एक बेसिक लेवल की फ़ोन थी, तो बोला आप आइस के बच्चों को पढ़ाते हो तो थोड़ा फ़ोन तो ठीक, मतलब मेरे बर्थडे पे उन्होंने मेरे को गिफ्ट कर दिया। ठीक है, ले लिया मैंने, अब गिफ्ट ही कर दिया तो मैं क्या करूँ उसका। तो iPhone 8 लॉन्च हुआ उस टाइम पे, तो ऊपर कोई स्टाफ था, वो आके हमारे अमित जी जो देखते हैं इसको, उनको बोलते हैं कि सर iPhone 7 बेचेंगे, अपना 7 वाला फ़ोन बेचेंगे? बोले वो सर क्यों बेचेंगे, कि iPhone 8 आ गया, अब तो सर नया वाला खरीदेंगे, तो iPhone 7 मैं ले लूंगा सर का, थोड़ा कम दाम में अगर सर। तो अमित मेरे को बोले, तो मैंने कहा उसको भेजो मेरे पास, एक बार उस बच्चे से मैं बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा बेटा आओ, iPhone 7 का तुम क्या करोगे? मैंने कहा मैं तो 72,000 रुपये का फ़ोन है, तुम कितने दे दोगे नीचे नीचे आके? 40,000 मान लो, चलो। तुम 40,000 का फ़ोन लेना चाह रहे हो, यहाँ पे काम करते हो, पोछा लगाते हो, झाड़ू लगाते हो, तो ये 40,000 खर्च करने के पीछे तुम्हारा तर्क क्या है? बोले सर मेरे को मतलब अच्छा लगेगा, मैं मेरे हाथ में आईफोन होगा तो अच्छा लगेगा, मेरी मतलब वही इमेज बढ़ेगी। मैंने कहा बेटा 40,000 रुपये की FD करा लो। मुझे नहीं पता उसके दिमाग में वो बात कितनी गई, लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक वर्कर iPhone 7 लेना चाह रहा है, झाड़ू पोछे लगाने वाला। क्यों? क्योंकि वो समाज में इंक्लूजन चाह रहा है, मतलब कि मेरे से लोग ज्यादा बात करेंगे, मेरे पास आएंगे, ये सामाजिक इंक्लूजन चाह रहा है, राइट। तो ये समाज की बहिष्करण और समावेश की जो प्रक्रिया है, ये गरीबी के परिणाम से जुड़ी हुई है। गरीबी है तो अच्छा, अगर आप गरीब हो लेकिन दिखा नहीं रहे हो, आप आडंबर रच रहे हो, तो समाज आपको बातचीत करेगा। इसलिए ये क्या है कि बाह्य परिणाम पैदा करती है गरीबी सामाजिक रूप में, और समाज भी गरीबी को पैदा करता है। समाज गरीबी को पैदा करता है, इसका एक बहुत बढ़िया सेंटेंस मैंने एक बार पढ़ा था। एक संस्था का नाम सुना होगा आपने, एक कोटेशन लिख रहा हूं मैं, ये कोटेशन भी कई बार आ भी जाते हैं, या आप कोट कर सकते हो, निबंधों के अंदर आप डाल सकते हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन के हिसाब से। एक इंग्लिश में लाइन लिख रहा हूँ, फिर उसका हिंदी रूपांतरण करेंगे, है ना। पॉवर्टी इन इंडिया concentrates along the lines of caste, gender, and religion। बहुत अच्छी लाइन है ये। और ये लाइन एक संस्था है, मैं हिंदी रूपांतरण भी लिख दूंगा, ऑक्सफैम
ऑक्सफैम नाम की है, इसकी एक रिपोर्ट है। उसका नाम है इवन इट अप करके, इवन इट अप। ठीक है, इसकी हिंदी में कर देता हूँ। भारत में गरीबी जाति, लिंग, और धर्म की रेखाओं के साथ केंद्रित रहती है। भारत में गरीबी जाति, लिंग और धर्म की रेखाओं के साथ केंद्रित रहती है। अलोंग शब्द आ रहा है ना, मतलब अलोंग का मतलब क्या होता है, साथ साथ, है ना। पर की जगह क्या ले आ रहा है, अलोंग, साथ साथ। एक हमारे यहाँ पे सुरेश कुमार, उनका वो IITN थे, IIT दिल्ली के, है ना, राजस्थान के थे। अभी तो वो IRTS है साउथ इंडिया में कहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट था उनका। उन्होंने कहीं बोला इस बात को, हमारे यहाँ लिख के भी गए। हालांकि हमारी वो, आपने तो देखा ही होगा कितनी पेनल्टीज हो रही है इंस्टीट्यूट्स पे, झूठे प्रचार, ये तो आप समझ ही रहे हैं, फोटोज दिखाना, ये सब। हमारे यहाँ वो लिख के गए, तब हमने डिस्प्ले नहीं किया यहाँ पर। पूछते हैं ना बच्चे की रिजल्ट्स क्या रहे और ये सब। अब हम लोग रिजल्ट तो वैसे इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि मेरा तो मॉड्यूलर कोर्स है, एक सेगमेंट पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरी वजह से कोई बच्चा पास हुआ है। नाथूलाल, वो यहाँ के गए क्लास, बहुत सारे बच्चे, मतलब वो मेरे वाले टॉपिक के अंदर अच्छा कंट्रोल करके गए, उनकी सिलेक्शन भी हुई। लेकिन ये क्लेम करना कि इतने फोटोज में चिपका दूं यहाँ पर और किसी बच्चे को, ये हमने कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। तो हमारे खिलाफ, मतलब इस तरह से अगर आप किसी का फोटो दिखाओगे तभी तो ये केस बनते जो अभी हो रहे हैं और पेनाल्टीज लगाई जा रही है। लेकिन ये मेरे भी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि पता तो था मुझे कि गलत तो होता है, लेकिन इस तरह से रेपुटेड पे भी लोग मतलब करेंगे और वास्तव में वो दोषी हैं। तो ये भी एक अजीब ही घटना है। लेकिन सुरेश कुमार ने लिखा था कि जो हमने, उन्होंने कहा कि यहाँ जो मैंने मेंस कोर्स किया, जैसे भी मैं मेंस पढ़ा रहा हूँ, है ना, जैसे ये स्टेटमेंट आ गया, ऐसे कोई स्टेटमेंट आते गए जिसका उन्होंने यूज किया अपने निबंधों, तो उनका अच्छा स्कोर आया था। स्कोर मेरे को याद नहीं, लेकिन उनको अच्छा स्कोर आया था। आपको निबंध के लिए भी मेरे हिसाब से, मतलब जब ये टॉपिक्स को अच्छा कर लोगे तो आपके कुछ ना कुछ तो टॉपिक्स मैच कर जाएंगे वहाँ पर। थोड़ा ही एक्स्ट्रा प्रयास करना पड़ेगा, तो उस वो भी बेनिफिट निकलना चाहिए, ऐसी उम्मीद है। अब देखो, भारत में गरीबी जाति, लिंग और धर्म के, मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि समाज कैसे गरीबी को प्रभावित करता है। यहाँ जैसे वो जाति लिख रहे हैं, तो आपने ऐसा देखा होगा कि SC ST जो जातियां होती है ना, इनमें आपको ज्यादा गरीबी दिखेगी। मतलब जातियों की वजह से गरीबी जनरेट हो रही है। और इनका, आप समाज भारत का जो देखते हो, ये लो प्रोडक्टिविटी वाले एरिया में काम करते हैं ना ज्यादातर ये लोग। ऐसा क्षेत्र जिनकी प्रोडक्टिविटी कम है, उत्पादकता कम है, कम उत्पादकता वाले क्षेत्र।
ये कोई जैसे बाटा कंपनी की तरह काम नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई जूता सिल रहा गाँव में तो मशीन के साथ प्रोडक्टिविटी होती है ना, मतलब जैसे कि मैं ये माइक सेट लगा रखा है तो इससे क्लास में प्रोडक्टिविटी आ रही है, डिजिटल बोर्ड से प्रोडक्टिविटी आ रही है ना, इस बोर्ड से जो प्रोडक्टिविटी आएगी इस बोर्ड से और इस बोर्ड से आएगी, तो किस बोर्ड से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी, इससे आएगी ना। मैं पीछे की स्लाइड पे भी जा सकता हूँ ना, जैसे मैंने बोला कि ये ऐसे मैंने बताया था आपको, क्या उसमें जा सकता हूँ पीछे? उस पर तो मुझे फिर लिखना पड़ेगा इसको, और उस लिखने की एफर्ट मेरे को करनी पड़ेगी, तो मैं फिर उसको अवॉइड कर दूंगा, फिर वापस लिखना पड़ेगा। इसको तो मैं तुरंत दिखा सकता हूँ कि देखो ये डिवीजन आपको दिया, ये सेव भी हो जाता है। कोई बच्चा कहता है कि मेरे को इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी भेजी जा सकती है, और इसको परमानेंट सेव कर लो, मैं कहूँगा फलाने दिन कौन सी क्लास में क्या पढ़ाया था वो भी रिकॉर्ड निकल आएगा इसमें। कलर कॉम्बिनेशंस, मुझे डायग्राम बनाने हैं तो मैंने ये लाइन को पकड़ा, ये डायग्राम सीधा बन गया, ये मुझे कौन सा स्केल लगाना पड़ा इसमें, तो मेरे को ऐसे खींचना पड़ेगा, टाइम भी लगेगा। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट कि अच्छा, ऑनलाइन क्लास कैन नॉट बी मेड पॉसिबल if we are not having this mic set stuck on my shirt and this camera in which I am peeping into. These machineries, apparatus, they are making it possible uh, go to give the service to the online students. So in the same class we are able to collect more revenue. Why? Because की online बच्चे भी हैं। आपको कोई किताब थोड़ी पढ़नी है, प्रोडक्टिविटी को कोई किताब से समझना है क्या? उसी घंटे पर एक जमीन है 10 हेक्टेयर की, तो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन कितना है, ये प्रोडक्टिविटी है। हमारे भारत के अंदर इंडिया इज नंबर 1 इन मिल्क प्रोडक्शन, ये तो आपने सुना ही है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मिल्क कहाँ होता है? हमारे यहाँ। लेकिन क्या हमारे एनिमल प्रोडक्टिव हैं डेनमार्क के बराबर? नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या एनिमल्स बहुत ज्यादा है, तो मिल्क ज्यादा प्रोडक्शन होता है। लेकिन पर काऊ, पर बफेलो हम उतना मिल्क नहीं जनरेट कर पा रहे जो वेस्टर्न कंट्रीज वगैरह में होता है। मतलब बात कहने की ये है कि एक घंटे में 1 हेक्टेयर पे 1 यूनिट कोई भी पकड़ लो, उस पर कितने आप प्रोडक्शन कर पा रहे हो। एक बाटा कंपनी 1 घंटे में कितने जूते बना देगी, और एक घर पे जूते गांठने वाला आदमी 1 घंटे में जूते की सिल भी ठीक से नहीं पाएगा, उसकी चमड़े की कटिंग भी नहीं होगी उससे। हु इज मोर प्रोडक्टिव? बाटा कंपनी इज मोर प्रोडक्टिव। लेकिन ग्रास रूट लेवल पे हम देखेंगे तो SC ST वगैरह ये किस तरह के कामों में संलग्न है? एग्रीकल्चर। अच्छा, इंडियन एग्रीकल्चर में 86% फार्मर कौन से हैं? स्मॉल एंड मार्जिनल, सीमांत लघु प्रकार के किसान हैं, छोटे छोटे खेत, 1 हेक्टेयर से भी छोटे छोटे खेत। क्या प्रोडक्टिविटी है उनकी? खेती करना उनके लिए अभिशाप है। वो कोई प्रोफेशनल खेती कर रहे हैं क्या? एक्सपोर्ट क्षेत्र में है? नहीं है, गरीबी से जूझ रहे हैं। और ज्यादातर एग्रीकल्चर इंडिया में कौन सी है? जीवन निर्वाह। तो भील, मीणा, बहुत सारे जो छोटे कम्युनिटीज है, मतलब मैं टू टेक द एग्जांपल ऑफ राजस्थान, वो ज्यादातर उन्हीं को आप काश्तकार के रूप में, SC वालों को, ST वालों को, ये लोग काश्तकार के रूप में ज्यादातर काम करते हैं, तो उनकी इनकम नहीं बढ़ रही है। तो जातिगत व्यवस्था ने उनकी प्लेसमेंट ऐसी करी कि उनकी इनकम नहीं बढ़ रही, क्योंकि वो किस फील्ड में काम कर रहे हैं? लो प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता अच्छी नहीं है। ट्रेड में ज्यादा दिखेगी आपको। जितने घंटे आप दुकान पे बैठोगे, चाहे किराना स्टोर हो गांव का या कोई भी, उसमें ज्यादा आप पैसे का इधर उधर करोगे। खेती में क्या है? अभी मेरे काश्तकार से बात हुई, मैंने कहा अरे यार क्या हुआ, मतलब इस बार क्या फसल की वो करी बुआई की? सर बुआई नहीं हो पा रही, उधर मेरी साइड में बारिश आ रही होगी। तो बोले खेत थोड़ा सा सूखे तो हम उसमें कुछ करें। मैंने कहा दूसरा वाला उसने तो 3 साल से कुछ दिया ही नहीं मुझे। बोले उसके यहाँ भी खेती नहीं हो रही। तो एक इश्यू है कि मेरे को इनकम नहीं मिली, लेकिन दूसरा इश्यू उनको भी तो नहीं मिली। अब आपने बैंक से लोन ले रखा है, किसान क्रेडिट कार्ड फलाना, पेमेंट कैसे करेंगे वो लोग? वैसे भी पंडित नेहरू ने क्या कहा, भारत में कृषि क्या है? मानसून का जुआ है। मानसून एक अलग वर्ड लग जाता है, हम उसको बारिश बोल दें तो और ज्यादा बड़ा वर्ड बन जाएगा।
ज्यादा बारिश आ जाए तो वो तो बारिश तो कभी भी आ सकती है ना, मानसून वर्ड नेहरू, लेकिन उन्होंने कहा यही है कि इंडियन एग्रीकल्चर इज द गैम्बल ऑफ मानसून। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो मोस्ट ऑफ द SC ST people are engaged in which activities? Low productivity type of activities. प्रोडक्टिविटी कम, इनकम कम, तो फिर जो मूलभूत आवश्यकता है। लेकिन अब गांव के अंदर जो झाड़ू लगा रहा है तो झाड़ू ही लगा रहा है, अगर वो रेस्टोरेंट खोलेगा तो उसके रेस्टोरेंट पे कोई आएगा ही नहीं। इसको हम क्या कहते हैं? जॉब मोबिलिटी। क्या बोलते हैं? पढ़ना तो पड़ेगा। जॉब मोबिलिटी किसको कहते हैं? जॉब को चेंज कर, मतलब एक तो आप चाहो चेंज करना लेकिन समाज ना करने दे, जॉब मोबिलिटी कहाँ आई? आज अगर मेरे यहाँ पर अमित जी बैठे हुए हैं बाहर जो देखते हैं, वो मैनेजर हैं, सपोज वो कहते हैं कि भाई मेरे को इतनी सैलरी मिल रही है 10-12 साल से, हमारा तो पुराना इंस्टीट्यूट है ना ये। एक अलग बात है कि कई लोगों को पता ही नहीं है, हम मेरे इंस्टीट्यूट की जो ये ढांचा है इसको बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि हम विज्ञापन में नहीं है उतने, बहुत ज़्यादा होर्डिंग्स वगैरह ये सब हम यूज़ नहीं करते। मैं तो बहुत साइलेंट तरीके से अपना काम करता हूँ और हमारे माउथ पब्लिसिटी से ही चलता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, मीडियम लेवल पे हम लोग काम करते। मेरे को 12 साल से प्लस हो गया इस जगह को। अभी जहाँ भी मैं पढ़ाता था तो बच्चों को पता लगता है तो कहते हैं सर ने खोल लिया क्या? अरे खोला नहीं, ये कहते हैं सर का तो पहले से ही है। ठीक है चलो, 10-12 साल 15 साल से ये हमारे साथ ही है। अब मान लो इनकी इनकम में जंप नहीं हुआ, जो जंप मतलब मेरी इनकम में हुआ, ऐसे समझ लो आप। तो मेरी इनकम में जंप क्यों हो गया? क्योंकि मेरी जॉब में स्केलिंग आई, मतलब मैं यहाँ पढ़ाया, फिर मेरा नाम हुआ तो दूसरे लोगों ने मुझे बुलाया, तो प्रोडक्टिविटी के अनुसार इनकम मिली। अगर मेरी क्लास में 700 बच्चे पढ़ रहे हैं एक क्लास में ऑफलाइन के अंदर, और ऑनलाइन का तो हिसाब ही नहीं है, तो वो नो डाउट मुझे अच्छा पैकेज देंगे जब उनको बिजनेस मिल रहा है। उस बात से मैं ज्यादा प्रोडक्टिव हो गया ना, मतलब वो संख्या के साथ। अमित अगर ट्रांसफर करना चाहे अपने जॉब को मेरे को देख देख के कि मैं भी क्लास ले लूं, मतलब मेरे वीडियो सुन के, और वो ऐसा प्लानिंग कर रहा है कि मैं भी क्लास ओपन कर लूं एक, तो अगर वो क्लास ओपन कर लेते हैं तो उनकी जॉब चेंज हो गई, मतलब फ्रॉम बीइंग ए मैनेजर टू बीइंग ए टीचर, ही विल बी गेटिंग हैंडसम। बस उनमें टैलेंट होना चाहिए टीचर वाला। तो यहाँ समाज नहीं आ रहा है दिल्ली में आपकी जॉब ट्रांसफर के लिए। अगर आप में टैलेंट है तो जॉब मोबिलिटी किन 2 कारणों से रुकती है? अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो जॉब मोबिलिटी नहीं कर पाओगे आप, और एक रोकता है कई बार समाज, या और थोड़ा सा गहराई में जाएं तो कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब किसी बिजनेस में पूंजी की आवश्यकता कितनी है, वो भी कभी कभी क्या बन जाती है? बैरियर बन जाती है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? क्रेडिट फैसिलिटीज, बैंक्स, ये वो, ताकि आपको वो बैरियर ना रहे। लेकिन क्या आप समाज को चेंज कर सकते हो ओवर ए नाइट? अब अपनी घर में पत्नी को भी आप काम, कई सारे लोग हैं जो वो काम करना चाहती है, आप अलाउ नहीं करते। तो ये जॉब मोबिलिटी कितनी एक बात है कि जो जातिगत हमारी व्यवस्था है किसमें आती है? समाज। तो समाज से किसकी उत्पत्ति हो रही है? गरीबी की। और गरीबी के उस बैरियर को तोड़ क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि वो जॉब चेंज नहीं कर पा रहे। और समाज की जो स्टैटिकनेस है, स्थिति की जो उसकी बनी हुई है, हिंदी में स्थैतिक समाज जो है हमारा, गत्यात्मक नहीं होने की वजह से, MS निवास वगैरह के कॉन्सेप्ट है जिसमें ऐसे भी परिवर्तन होते हैं समाज के अंदर। मैं उस लेवल की बात नहीं कर रहा अभी। तो जाति एक पॉइंट बन गया, अभी मैंने पत्नी और इस तरह की बात की, लिंग बन गया। इंडिया में आपने लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का नाम सुना होगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको, LFPR कहते हैं उसको। जो लेबर फोर्स होता है उसमें 15 से 59 वर्ष के आयु के लोग शामिल होते हैं। 15 से 59 वर्ष के, 59, 15 से लेके 59, वो 15 to 59 वाली जो एज ब्रैकेट है उसके अंदर जो लोग काम करना चाहते हैं और जो लोग काम कर रहे हैं, ये दोनों को जोड़ देते हो अगर आप, तो इसको हम कहते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन
रेट कहते हैं इसको, जो काम कर रहे हैं और जो काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा, वो दोनों आएंगे। जो काम कर रहा है वो तो पार्टिसिपेट कर ही रहा है, और जो काम नहीं कर रहा लेकिन जो उसकी चाहत है मन के अंदर। अच्छा, एक लोग ऐसे भी होते हैं जो 15 से 59 वर्ष के अंदर होते हैं लेकिन वो काम करना नहीं चाहते, काम नहीं कर रहे हैं, वो तो दिख ही रहा और करना भी नहीं चाहते। जैसे एक बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, क्या आप उसको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में शामिल कर पाएंगे? नॉट एट ऑल। अगर वो ये कहता है कि मैं तैयारी करता हूं, मैं पार्ट टाइम या कोई भी टाइम काम नहीं करूंगा, तो वो 15 से 59 आयु में होते हुए भी, वर्ष की आयु में होते हुए भी किस में शामिल नहीं होगा? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में शामिल नहीं होगा। लेकिन भारत में पुरुषों से भी आधे से कम ये महिलाओं की है। तो इसके पीछे वजह क्या बन रही है? कहीं ना कहीं सामाजिक कॉन्स्ट्रेंट बन रही है, मतलब उनको परिवार अलाउ नहीं कर रहा है, तो वो पेश ही नहीं कर रही है काम के लिए अपने आप को प्रस्तुत। अगर वो प्रस्तुत कर दें तब तो शामिल हो जाएगी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में, प्रस्तुत करने मात्र से हो जाएगी, लेकिन वो प्रस्तुत ही नहीं कर रही है। ऐसी कई महिलाएं हैं। अब प्रस्तुत नहीं करने के पीछे कारण क्या है? समाज क्या कहेगा, मेरे को काम करने जाना पड़ेगा। एक रिसर्च कहता है कि आप घर के स्तर पे रोजगार दो अगर उनको, तो शायद इसमें चेंज हो सकता है। घर के स्तर पे, जैसे हम कहते हैं अगरबत्ती बना लो, बीड़ी बना लो, ये ज्वेलरी होती है ना, इमिटेशन, जो नकली ज्वेलरी होती है, वो घर पे बन सकती है, वो कर लो। ये सब आगे रिकमेंडेशन में आएंगे। जब मैं मेंस पढ़ाऊंगा, पुराने पेपर उठा के देखो, मैं पेपर के हिसाब से चलता हूँ। हमारी क्लास की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि एग्जाम ओरिएंटेशन, बिना एग्जाम ओरिएंटेशन के मेरा एक भी कदम आगे नहीं चलता है। जो बात होगी वो एग्जाम को टच करनी चाहिए बस, इधर उधर नहीं। और वो इधर उधर तो संभव ही नहीं है। खैर, मेरी तो 20 साल में प्रैक्टिस ऐसी हो गई कि बोलता हूँ तो वो टू द पॉइंट ही जाता है। और कोई चीज गलत निकल भी गई बाय द वे, जो टू द पॉइंट नहीं आ रही है, तो उसको टू द पॉइंट बनाना आता है मुझे, कि मैं उसको कनेक्ट करके टू द पॉइंट बना देता हूँ। अभ्यास है। तो आई थिंक मतलब आप इस बात को भी थोड़ा कैच किए होंगे कि लिंग होना अपने आप में भी, जो इंडिया में, ये भी एक समस्या खड़ी कर देता है। वैसे हमारे भारत में गरीबी का मूल्यांकन पर्सन वाइज नहीं होता है, आपको बता दूं। हमारे भारत में परिवार, जैसे आप कहते हो ना ये बीपीएल फैमिली, आप ये नहीं कहते हो ये खुद बीपीएल है, ऐसा नहीं होता है। ये और बता दूं आपको, जैसे हम कहें कि ये बीपीएल है, ये बीपीएल, ऐसे नहीं होता है। इनकी फैमिली को मिलेगा बीपीएल कार्ड। परिवार बीपीएल होता है, आदमी नहीं होता है। अमर्त्य सेन सर ने एक किताब में लिखा कि अगर आप पर्सन वाइज गरीबी निकालोगे, महिला, हर एक महिला पुरुष की अलग अलग, तो भारत में महिलाएं काफी गरीब दिखेगी। आपने कभी पढ़ा है कि महिलाएं गरीब है? ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा आपने। आपने ये पढ़ा होगा कि एससी में लोग गरीब हैं, एसटी में लोग गरीब है, इतने परसेंट गरीब है, ये भी आता है परसेंट, लेकिन वो फैमिली बेस्ड ही मूल्यांकन होती है उसकी। अब एक अलग दुर्योग हो सकता है कि किसी परिवार में एक ही आदमी हो तो परिवार भी हो गया और आदमी के हिसाब से भी हो गया, लेकिन हमारे यहाँ फैमिली के हिसाब से चलता है। तो ये तो हमारी मेथोडोलॉजी की गलती है ना। ये भी सवाल आया हुआ यूपीएससी में कि भारत में गरीबी को मापने में गरीबी रही है। ये भी एक है क्वेश्चन, कभी रहा है। गरीबी को हम सही पकड़ नहीं पाते इंडिया में, तो बहुत एक्सेप्शनली लोअर लेवल पे है ना इंडिया भी। गरीबी तो बहुत कम हो गई इंडिया के अंदर आंकड़ों के हिसाब से। इवन वर्ल्ड बैंक भी इसको एक्सेप्ट कर रहा है। वो मैं गरीबी का चैप्टर लूंगा तो बताऊंगा आपको, अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से वो डॉलर में बना हुआ उनका कॉन्सेप्ट। और यूपीएससी पूछता भी है कि अलग अलग अनुमानों के अनुसार, 2-3 बार सवाल आ चुका है पहले वाले पैटर्न में भी, और एक जीएस सेकंड के अंदर। आप गरीबी देखोगे तो जीएस सेकंड में लिखा हुआ है। जीएस 3 जो मेरा पेपर है उसमें गरीबी नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्ट वर्ड है ही नहीं है। सिलेबस आपके पास है, वो आप घर जाके देखना उसको। लेकिन मैं फिर भी अपनी क्लास में यहाँ क्या लिखा, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज में मैंने क्या डाला, गरीबी। क्यों? क्योंकि समावेशी विकास और उससे जुड़े हुए मुद्दे एक टॉपिक है आपके। अब समावेशी विकास से गरीबी कनेक्ट होती है इनडायरेक्टली, यानी गरीबी है तो समावेशी विकास कहाँ हुआ? तो आपको सिलेबस कई बार डिराइव करना पड़ता है
निकालना पड़ता है। जैसे एक बार फसल बीमा पे यूपीएससी ने सवाल किया, मैं बताता हूँ, मेरे को 2016 का अनुभव बताता हूँ, फिर इस पे आता हूँ वापस। ऐसे ही मैं 2015 का बैच पढ़ा रहा था, 2015 नवंबर दिसंबर का, ऐसा ही कोई टाइम होगा, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि उस समय मेरे 3-3 4-4 5-5 बैच हुआ करते थे उस टाइम के अंदर। लेकिन हाँ, मेंस होने वाली थी, ये मेरे को ध्यान आ रहा, उसके पहले वाला कोई बैच था। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा था इसका, आईएमएफ का, आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नाम की एक रिपोर्ट पढ़ी हुई थी। तो एमएसपी का एक चैप्टर हमारे यहाँ चल रहा था, एमएसपी है इसके अंदर मेंस में, तो मुझे लग रहा था कि आज एमएसपी खत्म हो जाएगी क्लास में। तो मैं क्लास में आने से पहले 15 मिनट पहले यहाँ बाहर बैठा हुआ था। 4 बजे का हमारा स्टैंडर्ड टाइम है, मतलब जब मैं किरोड़ीमल कॉलेज में था, मैं ये भी बता दूं दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं रहा हूँ, ये किरोड़ीमल कॉलेज में, जहाँ माननीय अमिताभ बच्चन सर ने भी अध्ययन किया, बहुत सारे लोग उस कॉलेज से जुड़े हुए हैं। तो लगभग 10-12 साल का मेरा रिकॉर्ड यहाँ का दिल्ली विश्वविद्यालय का भी रहा है। मतलब मेरी एकेडमिक नेचर ज़्यादा रही है, मतलब एकेडमिक झुकाव जिसको आप कहते हैं। तो सुबह एक मेरा बैच चलता था 7 बजे, 8:30 तक मेरे को किरोड़ीमल कॉलेज पहुंचना होता था। तो मैं 7 से 8:30 यहाँ पे क्लास लेके, एक दौर ऐसा आया कि मेरे को निर्णय करना था कि मैं डीयू छोड़ूं और या तो उसमें जाऊं या फिर इसमें आऊं, क्योंकि मैंने यूपीएससी की तैयारी की और ये सारा कुछ था, तो मेरा झुकाव इस फील्ड की तरफ ज़्यादा था। और डीयू के सिलेबस में मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि मैं अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा, सेटिस्फेक्शन नहीं आ पा रही है, और फिर क्लास लेट हो जाना, ये सब चीज़ें भी थी। तो मैंने फिर एक दिन हार्ड डिसीजन लिया कि मेरे को डीयू छोड़ देना है। तो फिर मैं इसी में इन्वॉल्व हो गया, कुछ ऐसी ज़रूरतें थी जो मैं उधर से पूरी नहीं कर सकता था। एनी हाउ, तो एमएसपी के बारे में, जैसे मैं ये रिसर्च रिपोर्ट पढ़ना मेरी हैबिट है शुरू से, तो मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पढ़ लिया था पहले। वहाँ भी कुछ चीज़ें आ रही थी इंडिया के सेंस में, और यहाँ 2016 में ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसकी अनाउंसमेंट पहले ही हो गई थी। तो मुझे ऐसा ख्याल आया कि एमएसपी तो ख़त्म हो गया, लेकिन कहीं ये बात 16 की थी, सॉरी माफ़ करना मुझे, 2016 की बात थी। 15 की घटना कुछ और थी, वो मिक्स हो गई मैं दोनों आपस में। 16 की बात थी, 16 में ये अनाउंस हुआ, ये स्टार्ट हो गई थी स्कीम, और मेरा एमएसपी का चैप्टर चल रहा था। तो मैं क्लास में एंटर होने से पहले मैंने सोचा कि क्रॉप इंश्योरेंस पे ना पूछ ले यूपीएससी, फसल बीमा पे। फसल बीमा आपके सिलेबस में है नहीं कहीं पर भी। मेरे माइंड ने क्विक कहा कि इस पे सवाल आएगा ही आएगा। कल हमारे यहाँ क्लासरूम 2-3 घंटे के लिए एक लड़का आया था लेने के लिए, तो वो कभी मेरे से पढ़ा होगा, तो बोले सर आपसे पढ़े 20 सवाल आते तो 18 आपके नोट्स में से, और आप ही बोल देते थे कि ये आना है, तो उसको आना ही था। सर वो दौर भी था, मतलब वो मेरे से 10 साल पहले पढ़ा हुआ था। तो मैंने कहा भाई 10 साल बाद भी दौर तो वही चल रहा है, अब आप आउट हो तो उसका हम क्या कर सकते हैं इसमें। एकदम इंट्यूशन हुआ, और इंट्यूशन का आधार क्या था कि भारत में एमएसपी से क्या होता है कि किसानों को कीमत की सुरक्षा मिल जाती है कि भाई इतनी एमएसपी, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, वो सरकार देगी। लेकिन अगर फसल खराब हो गई तब उसको इनकम कहां से मिलेगी, ये सवाल मेरे दिमाग में आ गया, और मुझे लगा कि ये एमएसपी से जोड़ के ये पूछेगा यूपीएससी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो क्लास में लिया, और जब 16 का मेंस हुआ तो एज इट इज क्वेश्चन। सवाल क्या था, भारत में फसल बीमा की आवश्यकता बताइए। फसल बीमा क्या है ये नहीं, फसल बीमा की आवश्यकता बताइए, आवश्यकता क्यों है मतलब। और दूसरा भाग पूछा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की विशेषता बताइए। तो क्लेरिकल था, तो कोई भी बच्चा कर लेगा, लेकिन फर्स्ट पार्ट में तो कभी कभी आप सिलेबस को निकालते हो मतलब। और मुझे ऐसा लगा कि यार ये मैं नहीं किया हुआ होता, क्योंकि उस समय वो मेंस देने वाले बच्चों का बैच था, तो उनको नुकसान होता मतलब, लेकिन उनको फायदा मिला क्योंकि सीधा क्वेश्चन वहां पर मिला था उनको। तो कई बार आप क्या करते हो, डिराइव करते हो। तो ये डिराइव किया हुआ है कि गरीबी तो आपको पढ़नी पड़ेगी किसी न किसी सेंस में, मतलब क्योंकि समावेशी विकास का टॉपिक है उसमें। तो ऐसे मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया। ऐसे जेंडर तो हो गया, और रिपोर्ट ने रिलीजन को भी आधार बनाया। कुछ रिलीजन उन बताए जिनको मैं बोलना नहीं चाहता।
तो उन्होंने कहा कि यहाँ इन लोगों में आपको ज़्यादा गरीबी दिखेगी। तो रिलीजन भी समाज से जुड़ा हुआ है, लिंग भी जुड़ा हुआ है, और ये कास्ट भी जुड़ी हुई है। तो उत्पत्ति में भी समाज जिम्मेदार हो रहा है गरीबी में, और एक आदमी गरीबी हो गया तो उसको सामाजिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ रही है। तो परिणाम में भी सामाजिक और उत्पत्ति में भी सामाजिक हो गई। तो एक एग्जाम्पल लेके आपको बताया। अब हम जल्दी से टॉपिक्स में लिख देता हूँ आपको, ताकि ये तो कंप्लीट हो हमारा। तो एक इसमें जो टॉपिक है वो गरीबी का है। देखो यहाँ पर तो क्या है कि आपको थोड़ा सा वर्क ही करना पड़ेगा, आदत वही डालनी पड़ेगी कि भाई काम करना है और 2 घंटे में क्लास में रहना है, तो हमारी पढ़ाई होती रहनी चाहिए। ऐसे गरीबी के साथ बेरोजगारी, समावेशी विकास, खाद्य सुरक्षा भी मैं इसी में एक टॉपिक है उसको डाल रहा हूँ। और एक और है भारतीय आयोजन के लिए संसाधन जुटाव का मुद्दा। ये टॉपिक्स रहेंगे इसके अंदर सोशियो इकोनॉमिक्स में ना, मैंने पहले इधर लिख दिया, ठीक है। अब उच्चतर विषय अगर हम देखते हैं, ये उच्चतर वर्ड इसलिए लिखा कि इसमें थोड़ा हमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट चाहिए होती है, थोड़ा ज़्यादा एकाग्रता चाहिए, उसकी आप चिंता ना करें। क्लास में जब मैं पढ़ाऊंगा तो सब अपने आप होगा। जैसे लिखिए आप सरकारी बजटिंग, राइट। पुराने पेपर देखोगे आप तो मतलब ये टॉपिक को पकड़ के यूपीएससी ने बहुत एक्सपांशन लिया। मतलब एक बार आया था जेंडर बस्टिंग की आवश्यकता बताइए भारत में, और उसकी वर्तमान वस्तु स्थिति क्या है। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बस्टिंग वर्ड को लेकर एक ही क्वेश्चन बनाया यूपीएससी ने, जेंडर, वो 2016 के मेंस में था, ठीक है। बाकी यूपीएससी ने दूसरे सवाल ज्यादा पूछे इसमें। बजट, कभी कभी क्या होता है कि जो बजट नया बजट होता है उस पे भी यूपीएससी सवाल कर लेती है अगर उसके अंदर कोई खास बात होती है। तो यहाँ बजट वर्ड नहीं लिखा हुआ, बजटिंग है। मतलब आप बजट को कैसे तैयार करते हो, जैसे जेंडर बजटिंग, तो बजटिंग का एक परफॉर्मा है, वो एक एक मॉडल है। मतलब ऐसे एक बजट होता है लाइन आइटम बजटिंग, आउटकम बजटिंग, प्रोग्राम बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग। ये जो नाम बोल रहा हूँ ना मैं, जैसे से आप नाम चेंज करोगे वैसे वैसे इनकी प्रारूप बदल जाएगी, और प्रारूप बदलेगी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बदल जाएगी कार्यपालिका के ऊपर। प्रारूप बदलने का तर्क क्या है? मतलब कोई भी प्रारूप को आप चेंज करते हो, आउटकम बेस्ड प्रारूप बनाते हो, तो अब जैसे आप लोग हो, आपकी बजट आउटकम वाली हो अगर, तो आपको अपने पेरेंट्स को दिखाना पड़ेगा। आप सिर्फ बजट में हिसाब लिख रहे हो ना, आप एक तरीके से हिसाब लिखने से काम नहीं चलेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि आप इस एग्जाम में किस लेवल तक गए हो, कि ये आउटकम है। मतलब आपकी तैयारी की आउटकम कैसी निकली। चाहे आप टेस्ट सीरीज वाला बताओ कि मैंने इतने टेस्ट में बैठा तो मेरे इतने नंबर आए। इसलिए कहीं कहा जाता है कि केवल खर्च करने से काम नहीं चलेगा, ये भी देखना होगा कि खर्च का परिणाम क्या हुआ।
कई बार क्या होता है, कार्यपालिका तो आप जानते हो ना, मंत्री परिषद वगैरह, माननीय राष्ट्रपति महोदय वगैरह मिलके कार्यपालिका बनती है। आई एम नॉट दैट मच गुड इन पॉलिटिकल साइंस, बट इतना रफ आइडिया मुझे है मतलब। और प्रेसिडेंट महोदय तो आप जानते हैं कि वो हस्ताक्षर वगैरह या सारे यूनियन के कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे और ये सब बातें हैं। बाकी तो मंत्री परिषद को ही करना होता है ना। एक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट होता है, एक पॉलिटिकल टाइप का पार्ट होता है। स्ट्रक्चर आप पढ़ते हो, मंत्री वगैरह पॉलिटिकल पार्ट में आ जाते हैं, आईएएस वगैरह जो उनके अंडर में होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में आ जाते हैं, एग्जीक्यूटिव के फिर आप डिवीजन कर देते हो। इशू इज नॉट अबाउट डिवाइडिंग इट, इशू इज अबाउट व्हाट इज द टास्क ऑफ कार्यपालिका, एक्सिक्यूट करना। और जो अलग अलग मंत्रालय होते हैं वो बजट की डिमांड करते हैं, भाई हमें इतना पैसा दो, इतना पैसा दो। तो तुमने पैसा ले लिया, खर्च कर लिया, रिजल्ट क्या रहा? खर्च में भी ईमानदारी रखी, कोई घोटाला नहीं है, इसके बावजूद भी आप रेस्पॉन्सिबल हैं। मैं कहूं मैंने 40 क्लास पढ़ाए, आपने पैसा दिया, हो गया, अब आप एग्जाम नहीं लिख पा रहे हो तो मैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल ठहराना, मुझे ठहराया जाना चाहिए। तो आपके पेरेंट्स आके मेरे से मिले कि मेरे बच्चे की आउटकम क्यों नहीं आ रही है, तो मैं उसके लिए जवाबदेह बनूं, मतलब कि हाँ ये मैंने इन पे काम नहीं किया, इनकी रिजल्ट नहीं आ पा रही है। मैं तो जो रिजल्ट ओरिएंटेड जो होती है, आप स्कूलों पे खर्च करो लेकिन लिटरेसी रेट नहीं बढ़ रहा है। 9वीं क्लास का बच्चा क्यों की नहीं लिख पा रहा है, उसके अल्प विराम पूर्ण विराम नहीं आ रहे हैं, तो आपकी शिक्षा का मतलब क्या निकला? तो खाली ईमानदारी से स्पेंड करने को ही हम बजट कहते हैं क्या? तो इसका मतलब रेगुलेशन फाइनेंशियली नहीं होना चाहिए, रेगुलेशन मस्ट बी बियॉन्ड फाइनेंसेस। And you are UPSC student enough matured enough to understand what I am telling. अब आप हिसाब लिखते रहो, मैं इतने बजे उठा, इतने बजे सोया, इतना पैसा मिला, इतना खर्च किया, हो गया आपका काम। आपके पेरेंट्स नहीं कहेंगे कि भाई हो गया है तो, लेकिन तुम उसके आगे बताओ ना, जो मनी तुमने स्पेंड की उसका क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या निकाला तुमने? ये इस बात को, अगर ये बहुत बहुत बारीक बात है, अगर आपको टच हो पा रही है तो वेल एंड गुड, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है कि एक सीमा के आगे मैं भी नहीं समझा पाऊंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। वो एटॉमिक लेवल ले लेती है। अब एटॉमिक लेवल लेने के बाद मैं फिर डिवाइड कैसे करूँ उसे, है ना? तो सरकारी बजटिंग का मतलब पहले मैंने बताया प्रारूप टाइप का है, लेकिन आप देखोगे जीएसटी पे सवाल पूछा हुआ है यूपीएससी ने, एफआरबीएम एक्ट पे पूछा हुआ है, बजट में कुछ लेटेस्ट आया तो उस पे कैपिटल गेंस टैक्स वगैरह, आप पुराने पेपर देखो, सब याद है मेरे को। सारे सवाल ध्यान है कि कहाँ पे क्या है, ऐसे थोड़ी उसमें मनोयोग से पढ़ा रहे हैं, उसमें डूबे हुए हैं। जब नोट्स बनवाऊंगा ना क्लास में तो पीछे आएगा कि यूपीएससी मेंस कोमा फलाना सन, रेफरेंस आएंगे आपकी क्लास में। और जो नोट्स बनेंगे आपके, वो पुराने सवाल सोल्व होते हुए जाएंगे। ये और बता दूं मैं आपको, जब मैं नोट्स लिखवाऊंगा ना क्लास में तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि ये नोट्स में सवाल सोल्व हो रहा है या थीम आगे बढ़ रही है। वो थीम की जो एक्सपांशन है वो होगी इस तरह से कि वो सवाल भी प्लेस होते जाएंगे और आपको लगेगा नहीं कि टूटन है इसके अंदर, डिसजॉइंटेड चीजों को जोड़ा हुआ है, ऐसे नहीं लगेगा। आप कला कैसे सीखोगे? टीचर पहले खुद तो अपनी कला दिखाए, तभी तो एक एक परफेक्ट का आइडिया होगा, तभी तो आप अपनी इम्परफेक्शन को पकड़ पाओगे। कि खाली केवल मैं आपको सवाल दे दे के उनको चेक करता रहूंगा तो उससे डेवलपमेंट हो जाएगी? एक मटेरियल पकड़ा दिया हाथ में और अब आप उसको पढ़ते रहो, ऐसा नहीं होगा। मेरी क्लास में तो मैं लाइन टू लाइन चलेगी, ऐसे खड़े होके पढ़ाऊंगा। कोमा आएगा तो वहाँ कोमा भी लगेगा क्लास में कि कोमा ये ठीक है। तो सरकारी बजटिंग में थोड़ा सा वो अलग अलग टॉपिक पकड़े, और जब क्लास चलेगी तो मैं इसमें विस्तार से जाऊंगा। लेकिन उच्चतर विषय है ये, इतना आसान नहीं है जितना गरीबी है, उतना आसान नहीं जितना एग्रीकल्चर है। थोड़ा यहाँ पे अकाउंटिंग की ज्ञान होनी चाहिए, तो वो सब चीजें हम करेंगे ना क्लास के अंदर। इसके बाद इसमें निवेश मॉडल जैसे एक टॉपिक है, निवेश मॉडल। तो इसमें मैं एक हेरड डोमर मॉडल, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना, उसको बेस बना के पढ़ाऊंगा और आपको बताऊंगा कि जितने सवाल यूपीएससी ने पूछे हैं इसमें, वो हेरड डोमर मॉडल ही उसके हृदय में था। एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। जैसे क्या ये कहा जा सकता है कि किसी देश की ग्रोथ में बचत की दर निर्णायक होती है?
यानी बचत की दर की निर्णायकता से ग्रोथ होती है। तो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, आपको पता लग जाएगा कि हेरेट डोमर मॉडल पढ़ लिया तो 2 सवाल तो पीटी के क्लियर। पीटी में जो सवाल आते हैं कुछ कुछ बताऊंगा कौन से, और ये मेंस के इस तरह के सवाल एकदम क्लियर, और इंटरव्यू भी क्लियर, क्योंकि आप इंटरव्यू में जा रहे हो, सेविंग रेट का रोल तो पूछ ही सकता है बोर्ड आपसे। हम मान लो उन्होंने कहा कि इंडिया शुड नॉट बी कंजप्शन सोसाइटी, इंडिया शुड बी सेविंग सोसाइटी। जो कंज्यूमरिज्म इंडिया में बढ़ रहा है, हर जगह जो देखा देखी आईफोन और ये सब जो हो रहा है, तो इंडिया किस प्रकार की, हम चाइनीज नहीं है ना जहाँ सेचुरेशन आ गया है, जहाँ जिस इकोनॉमी में सेचुरेशन है कंजप्शन वाले मॉडल में जाना पड़ता है, हमें कैपिटल फॉर्मेशन के मॉडल में जाना है, और कैपिटल फॉर्मेशन विदाउट सेविंग नहीं हो सकता है। पूंजी निर्माण मतलब पूंजी बनानी है हमें, वो पूंजी पैसे की, पैसे से उत्पादन थोड़ी होता है, पैसे से फिर आप उसको कन्वर्ट करोगे बोर्ड में, बिल्डिंग में, मशीन में, दैट इज, वही समझना, मैं क्लास में बताऊंगा। लेकिन मशीन बिल्डिंग कोई भी लाओगे आप तो उसके पीछे बचत, चाहे रामलाल करे या घनश्याम करे, बचत तो होनी चाहिए ना। मेरा पड़ोसी करे या मैं करूं, जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो यू स्टडी होल कंट्री, यू आर नॉट अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। इज इट क्लियर? आपका ध्यान मेरे पे होना चाहिए। देखो, आप ऐसे कोई टाइम पास करने के हिसाब से हो जब, तो भाई मैं आपके लिए सुटेबल टीचर नहीं हूं बिल्कुल भी। भाई कि मेरी हर बात के अंदर एक सवाल छिपा हुआ है, ये ध्यान रख लेना, हर बात के अंदर। ऐसे ऐसे बच्चे भी मैंने देखे जो मेरी हर बात को साइड के अंदर बस छोटा 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 छोटा, मेहनत है भाई हर चीज के अंदर। क्लास का मतलब ये थोड़ी होता है थोड़ा सीनियर से मिलो ना, जो और थोड़ा सीनियर हो, गंगा सिंह यादव वगैरह, ये सब जो जेएनयू के पढ़े हुए, उन तो खुल के यूट्यूब पे कहा है। मैं तो उनको मतलब कभी बोला ही नहीं ना, मैं इस तरह से कुछ हुआ उनको, हमने स्पॉन्सर थोड़ी किया कि आप मेरे हमको बोलिए कि क्या करिए। 33वीं रैंक थी ना उनकी, ऐसे थोड़ी आ गई, और ऐसे कोई किसी को बोल देता है। उन लोगों से मिलोगे आप तो आपको पता लगेगा कि वो, हाँ थोड़ा हो सकता है आपको मुश्किल आए। तो यूपीएससी मुश्किल है भाई, अगर आपको इतना इजी से ही कुछ हो जाए तब तो क्लास में थोड़ा जोर पड़ना चाहिए ना, कि हाँ ये क्लास यूपीएससी के लेवल पे चल रही है। इतना कम हमने क्वालिटी को डिस्टर्ब कर दिया ना, जो ये वाणिज्यकरण हुआ, क्वालिटी और प्राइस दोनों की जो डिसरप्शन करी गई उसका कोई हिसाब ही नहीं है। बच्चे को वो पढ़ना ही भूल चुका है, उसको हर चीज रेडीमेड, शॉर्ट्स, वीडियोस, यही सब के अंदर वो उलझ गया है। लर्निंग जो एक्चुअल होती है टीचर के साथ आई कांटेक्ट करके, भाई ऑनलाइन एक तरीका है लेकिन वो कोई तरीका सस्टेनेबल थोड़ी है। ऑनलाइन बस ये है कि जो नहीं आ पा रहा है, जिसको परेशानी है, वो तो मजबूरी है उसकी। लेकिन मैं देखता हूँ हमारे यहीं कई बच्चे जो एडमिशन लेते हैं वो घर पे बैठे बैठे क्लास करते हैं। एक टीचर है यहाँ पे, अभी 2-4 दिन पहले आके एडमिशन करा के गए, बोले, मैंने कहा किस में कराया, कि ऑनलाइन। मैंने, आप नेहरू विहार रहते हो तो ऑनलाइन क्लास करोगे, यहाँ आके पढ़ लो। सर घर पे ठीक रहता है करके। अब वहाँ क्या होता है, लग्जरी आ जाती है घर पे ना, आप कब देखोगे, फिर उस वीडियो को पीछे ले, क्योंकि बार बार उसी चीज को, एक क्लास में क्या होता है, क्या मेरे को आप पीछे ले जा सकते हो, नहीं, तो आपको एकाग्र रहना पड़ेगा। कई बार है ना लाइफ लाइन काटनी पड़ती है, हम 2 ऑप्शन लेके चलते हैं कि नहीं मेरे को ये भी होना है, तो फिर उससे क्या लूज होता चला जाता है। नहीं है मेरे पास ऑप्शन, मेरे को इसी क्लास के अंदर अपने माइंड को लगा के पढ़ना है। आप योगा हो जाएगा आपको क्लास में, योगा जिसको हम कहते हैं ना, योग का मतलब क्या है, चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। जब आपकी चित्त वृत्तियां रुक जाए तो ये, इसको योग कहते हैं। ये आत्मा का परमात्मा में मिलन, ये तो एक कॉमन परिभाषा है। अब योग की परिभाषा फिलोसफी में ढूंढिए ना, मतलब चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त वृत्तियों का निरोध कब होगा, जब आपका मन एक चीज पे अटक जाएगा, तब वो थोड़ी वृत्तियां जो आती रहती है हमें, अभी थोड़ी सुस्ती आ रही है, तो कभी हमें दुख महसूस हो रहा है, तो कभी हम खुश हैं, यही तो वृत्तियां हैं। मतलब जब आप इनको रोकोगे तभी तो आपकी मेमोरी शार्प होगी, आपका कम एफर्ट में ज्यादा काम होगा। कोई जरूरी कि हम पार्क में जाके योगा करेंगे,
आप अपने काम में ध्यान लगा लो तो ये होगा। अभी मैं सच बता रहा हूँ, कोई आके मेरी क्लास के टाइम पे मुझे मालूम ही नहीं चलता है कि क्या है, मतलब मैं क्लास में इतना इन्वॉल्व रहता हूँ कि कोई आके कुछ पीछे से कर भी दे तो मेरे को ध्यान नहीं पड़े, इतनी मेरी इन्वॉल्वमेंट क्लास में रहती है। तो मैं कभी थकता नहीं, मैं तो आपको सच बता रहा हूँ। एक दौर था मैं 10 घंटे क्लास एक दिन के लेता था। लास्ट क्लास में मेरे यहाँ कभी 6 बजे बैच होता था, उसको देख के भी बच्चे नहीं कह सकते थे कि सर थके हुए आके चेयर पे बैठ गए। लास्ट क्लास में तो आप थकोगे ही ना। ये सब थकान में घर जाने के बाद महसूस होती थी कि हाँ भाई, बॉडी थक रही है, दिमाग तो उतना ही फ्रेश रहता था। क्यों? क्योंकि आप काम में इतने इन्वॉल्व हो गए कि आपको थकान क्या महसूस होगी, मेंटल कभी थकान महसूस नहीं होगी। मेरी डॉटर आज जेएनयू में एक सेमिनार के लिए गई, तो हमने उसको कहा कि भाई आप, बेटा मैंने कहा इतना पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है, आराम भी किया करो, थोड़ा घूमा फिरो, मस्त रहो। मतलब मैंने कहा भी कुछ दिनों पहले एक लड़की का वो आया था वीडियो या इंटरव्यू कि मैंने भी 5 साल अपनी जिंदगी के यूपीएससी की तैयारी में खो दिए ऐसे ही, और मुझे कुछ मिला भी नहीं। सब तो पास नहीं होते हैं ना। तो मैंने उसको ये बोला, बेटा लाइफ को अच्छे से जियो, उसके लिए कोई साधनों की अतुलता की आवश्यकता नहीं है, बाहुल्यता की आवश्यकता नहीं है, ये दिमाग से है। तो तुम थोड़ा खुश रहो, मतलब खुश रहोगी तो ज्यादा, तुम्हें जहाँ जाना जाओ ना, अपने दोस्तों को बुलाना बुलाओ, बैठो आराम से बात करो। तो मतलब मैंने कहा मैंने नहीं रोक रखा तुम्हें, लेकिन तुम खुश रहो। तो वो क्या बोली मुझे कि पापा मैं ये सेमिनार में जा रही हूँ, यही मेरा मेरा मेरे लिए तो यही एंटरटेनमेंट है। मैंने कहा वो कैसे बेटा? सेमिनार के अंदर रोमिला थापर वगैरह सब आ रही थी आज। तो बोली कि पापा मेरे को इनमें मजा आता है, एक पिता होने के नाते मेरे को क्या खुशी का स्तर मिला होगा कि मेरी बेटी ने इस पढ़ाई की एक्टिविटी को ही अपनी एंटरटेनमेंट समझ लिया। मैं क्यों इसमें थकूंगी, मेरे को क्या परेशानी है, मेरे को तो मजा आएगा वो जाके मेरे को सेमिनार करना है। अब सफलता असफलता तो देखो वो तो डेस्टिनी है, हम आप चाहे कुछ भी समझे, हमारा तो पर्सनल मानना यही है। मैं तो अपना ही देखो तो मेरे को किसी एंगल से नजर नहीं आता है कि मैं यूपीएससी में मैं क्यों नहीं क्लियर हुआ। जबकि हमारे डिपार्टमेंट के सारे टीचर्स बोलते भी थे मुझे कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जाएगा, आर पार होगा। लेकिन मेरे को समझ में आता है, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो किसी को ना। मैं अपने पर्सनल अचीवमेंट की किसी भी स्टेज पे बात करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि कोई प्राकृतिक फोर्स जैसे मुझे रोक रही हो। चाहे मेरे कुछ मेंस के अंदर अस्थमा का अटैक पड़ जाना एग्जाम के अंदर, कभी वो इंटरव्यू दे रहे हैं तो फादर कहीं मतलब ऐसे ऐसी घटनाएं, वो समझ में आता है कि भाई तेरी डेस्टिनी तो समझ आ रही है, तुम्हें काम करना वो तो करना ही पड़ेगा। तो प्रयास तो सारे ही लिए, लेकिन डेस्टिनी भी समझ में आ रही थी। मुझे थोड़ी ना पता था कि मैं दिल्ली में आके कभी यहाँ पे काम करूँगा, या कई लोगों के लिए जो मतलब जेन्यूनली मैं उनका एक आधार बनूंगा, मुझे थोड़ी ना पता था। तो सब ऊपर वाले ने जो भी फिक्स कर रखा था। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि आप 4 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन आप उसको थोड़ा सा सीरियस लेके चलो उस चीज को। चाहे वो क्लास हो या घर पे आप पढ़ाई करो, कैसे भी करो, लेकिन उसमें तल्लीन होना रिक्वायरमेंट है आपकी। इसको धीरे धीरे ले आओ, 3 महीने में, 4 महीने में। ये नहीं हो पा रहा है तो फिर आप सोचो कि आप इस एग्जाम को कैसे करोगे। फिर मुश्किल कुछ भी नहीं है। जो मनोज शर्मा है ना, जो 12th फेल हो रही है, उनको भी पढ़ाया हुआ है मैंने, गाइड ही किया हुआ उन्होंने, मेरे मेरे से इंटरव्यू के उन्होंने गाइडेंस ली हुई है उस टाइम के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। तो मुझे तो नहीं पता था उस समय उनके बारे में कि कौन कितना पढ़ाई कर रखा है क्या नहीं। मैं तो इकोनॉमिक्स का जितना बन सकता था। तो बाद में मेरे को समझ आया कि अच्छा ये था क्या मामला। तो भाई आदमी अपनी विचारों से वो होता है, हारता है या जीतता है। तो आप छोटे से भी कोई ग्राउंड बैकग्राउंड रखते हो, उस पर थोड़ा थोड़ा बिल्डअप करोगे तो चीज़ें हो जाएगी। लेकिन वो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, अपने आप को डिसिप्लिन करना। जैसे मेरी बड़ी मास लेवल की भी जो क्लासेस होती है ना, मेरे को याद नहीं आता है कि ये मेरे यहाँ में 4:05 पे आ गया और इस तरह से मैंने किसी प्लेटफॉर्म पे जितने यहाँ इतने बच्चे बैठे हुए, मैं 4:01 नहीं होने दिया कभी भी। और अपने यहाँ में थोड़ा सा कोई बच्चे आ रहे हैं लेट या कुछ, प्रयास यही रहता है कि 4-5 या इसी के आसपास हमारी क्लास शुरू हो जाए।
लेकिन जहाँ मैं दूसरों के यहाँ काम कर रहा हूँ, जहाँ मैं मालिक नहीं हूँ, तो मैंने इस नियम को कभी नहीं तोड़ा कि भाई मैं लेट, मतलब कोई एक्सीडेंट हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, हमेशा मतलब आप घड़ी मिला सकते हैं। तो हमें काम को इसी तरह से करना है। अच्छा, मैं कई टीचर्स को देखता हूँ, तुम 15 मिनट लेट आ रहे हो, तो 15 मिनट ज्यादा पढ़ा रहे हो, तो तुम वो 15 मिनट पहले ही आ जाओ ना। तो लेट करने की क्या जरूरत है किसी को, या अपना टाइम ही आप 15 मिनट लेट तय कर दो। अब आप उनको 4:15 कर दोगे तो वो 4:30 आएंगे, फिर मतलब 15 मिनट लेट आने आना है एक तरीके से। ऐसा थोड़ी होता है। तो निवेश मॉडल एक हो गया, इसके बाद में औद्योगिक नीति में परिवर्तन। और औद्योगिक वृद्धि दर पर उसका प्रभाव। औद्योगिक नीति में परिवर्तन और औद्योगिक वृद्धि दर पर, दर बढ़ है ये। दर पर उसका प्रभाव। राइट, मतलब 1991 की जो औद्योगिक नीति है, उसी की तरफ इशारा किया हुआ है। यूपीएससी ने लिखा हुआ नहीं है कि औद्योगिक नीति में परिवर्तन का मतलब क्या है, तो आपको देखना है। ये परिवर्तन का मतलब 91 की पॉलिसी है, और मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो उसका हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट पे क्या इम्पेक्ट पड़ा, एक छोटा सा टॉपिक है। 2015 में एक सवाल आया था एक इस पर, बाकी नहीं आया इस पर। अब सवालों की नहीं है, सिलेबस की है। तो हम सिलेबस करेंगे कुल मिला के। और लास्ट टॉपिक इसमें लिखिए। आर्थिक उदारीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव। तो ये थोड़ा गहरा टॉपिक है और बहुत बड़ा एरिया पकड़ता है सवालों के रूप में ना। तो इसको टैकल करेंगे हम। जैसे सपोज टैरिफ वाला भी है, तो वो इसके अंदर ही फिट होगा। मतलब विनिमय दर भारतीय रुपया ऊपर नीचे हो रहा है, इस तरह के कंटेम्प्रेरी क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें, है ना। एफडीआई से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, पुराने पेपर्स देखोगे आपके, भारत को डिफेंस में एफडीआई मंगवाने के क्या फायदे नुकसान हैं। आपको पता होगा डिफेंस में 100% एफडीआई अलाउड है हमारे भारत में। लेकिन वो सवाल कैसे बनते हैं, आप ये नहीं कि वो कुछ भी पढ़ने लगेंगे, जो करंट से पकड़ के फिर इसमें सवाल बना लेता है यूपीएससी। उस समय क्या चल रहा होता है, वहां से उठा लेता है। कई बार क्या होता है, एक बार सवाल पूछा था कि अमेरिका जैसे राष्ट्र मौद्रिक नीति में बदलाव करके मुद्रा चालबाजियों को लागू करते हैं, मुद्रा चालबाजियों को। इससे भारत जैसे राष्ट्रों की समष्टिगत आर्थिक स्थिरता को नुकसान पहुंचता है। टिप्पणी करें। ये मुद्रा चालबाजियां, मॉनेटरी पॉलिसी और ये सब, समय थोड़ा कम बचा, मैं उस चीज को समझाता आपको, तो वो आगे देख लेंगे। लेकिन ये बहुत गहरा टॉपिक है, इसके अंदर इसमें सवाल बहुत इधर उधर से आ सकते हैं। लेकिन इनको पकड़ने का आसान तरीका क्या है कि अभी क्या चल रहा है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, मतलब उसको पकड़ के ज़्यादा इसको करना पड़ता है। तो देखेंगे, तो ये थोड़े से उच्चतर विषयों के अंदर आएंगे। और अब लास्ट में हम कृषि और संबद्ध विषयों को लेंगे। इसमें एक है भूमि सुधार।
दूसरा आप लिखेंगे कृषि सब्सिडियां। तीसरा एक एमएसपी का टॉपिक है। पशुपालन है एक इसके अंदर। एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है। इस तरह के टॉपिक है, एक आधा ऊपर नीचे हो सकता है, ज्यादातर मैंने लिख दिए। तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो ऐसे हमने कैटेगरी बना दी, ये कैटेगराइजेशन किया हमने। और रही बात जो अध्ययन सामग्री की है, अगर हम स्टडी मटेरियल देखें तो आपको कुछ नहीं करना है खास, मैं बता दे रहा हूँ। तो ये हमारे मेन क्लास नोट्स हैं। टू बी प्रिपेयर्ड बाय टीचर, मतलब मैं ही प्रिपेयर कराऊंगा। दूसरा, ये बुक मिलती कम है, जरूरत नहीं है आपको, लेकिन मैं फिर भी लिख रहा हूँ। एक आईसी ढींगरा की किताब आती है इंडियन इकोनॉमी की, या फिर एक जैन और ओहरी की किताब आती है, जैन और ओहरी। तो एनसीईआरटी के स्तर की है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा एक उसको बेस बना के लिखा हुआ है। लेकिन मेरे को कई बच्चों ने बताया कि सर ये किताब मिल नहीं रही। तो मिलती है तो ठीक है, और नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो, तो कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन एक आधार बनाना चाहते हो तो ये बन जाएगा। और बाकी आप प्रीवियस ईयर पेपर, ये तो मुझे सबसे पहले लिखने चाहिए थे, लेकिन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। पीछे जो यूपीएससी ने पूछा है वो सारे पेपर्स आपके पास रहने चाहिए, उसी से ट्रेंड पकड़ में आएगी आपको। ज्यादा थोड़ी ना पढ़, मतलब आप पढ़ो वो जो एग्जाम, मतलब वो सारा स्टडी मटेरियल ऊपर डाल दिया और क्रक्स कुछ है ही नहीं। स्मार्ट वर्क जिसको हम कहते हैं ना, वो पे फोकस करना है। लैंड रिफॉर्म में तो इस पे क्या 4-5 सवाल आए, अब इस पे आगे और क्या आ सकते हैं, और उनकी कंटेंट हमें कहाँ से मिल सकती है। तो ये प्रोफेशनल तरीका है, बजाय कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर हम जाएं। अब पीडीएस है तो मतलब उड़ीसा का क्या मॉडल है, छत्तीसगढ़ का क्या मॉडल है, और लिखते टाइम हम क्या कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह को यूज कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल 47 आपने सुना होगा। आर्टिकल 47 कहता है कि राज्य लोगों की पोषण की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करेगा। मैं वो टॉपर का नाम भूल गया, उसको मैंने अपने हाथ से, वो पढ़ता कहीं और था, लेकिन हमेशा वो लाला के यहाँ पे मेरे को दिखाता था। वो बहुत गरीब घर से था, मुस्लिम लड़का था, मैं नाम दिमाग से निकल गया उसका। उसने किसी इंटरव्यू में भी यही एग्जाम्पल दिया, गया किसी और के यहाँ पे, और वो एग्जाम है, हाँ वो मोइन,
कि आप ऐसे लिखो, ये पीडीएस की बात कर रहे हो तो आर्टिकल 47 लिखो, ब्रैकेट में लिख सकते हो, कहने का मतलब रेफरेंस के। इससे क्या होता है कि अंतर विषयात्मक दृष्टिकोण जिसको हम कहते हैं ना, वो झलकता है। फिर मैं कहूंगा आपको वही वाक्य, पर्सनैलिटी इज नॉट व्हाट अ मैन इज, अ पर्सनैलिटी इज व्हाट अ मैन अपीयर्स टू बी। अब उसको थोड़ी पता है कि आपको बाकी संविधान नहीं आता है, आपने तो आर्टिकल 47 लिखा, तो उसके दिमाग में तो ये है ना कि इसको कम से कम रिलेट करना आता है। तो ये भी तो कैपेसिटी होती है ना, कि आप किसी चीज को संबद्ध बना के लिख रहे हो तो उसको दिख रहा है ना ये चीज, वो अप्रोच में आता है। खैर मैं तो अप्रोच अभी नहीं बता रहा। तो ये और एक आप, मैं हिंदू की बोलूंगा ही बोलूंगा, हमेशा हर क्लास में कहता ही हूँ। और पढ़ने के सीखने के लिए विप्लव सर आपकी मदद कर सकते हैं। हिंदू ले सकते हो या इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी, मतलब एक पकड़ना पड़ेगा आपको। या फिर मैं एक और आपको बताता हूँ, अगर आप कर सकते हो, उसको बिजनेस स्टैंडर्ड आता है एक एड ऑन के लिए, मतलब आप चाहें तो बिजनेस स्टैंडर्ड, ये हिंदी में भी आता है। ऑल्सो अवेलेबल इन हिंदी, मतलब अब हिंदी में भी मिलेगा। और ये अपडेट करने के लिए ज़्यादा कह रहा हूँ मैं इन अखबारों को। आर्टिकल्स पढ़ना आपकी चॉइस है, मतलब मैं ये सिर्फ अपने आप को अपडेट करने के लिए, कि कोई भी चीज़ पता आपको लगनी चाहिए। कि मान लो एमएसपी के लिए कोई बात आई है, तो कहीं कहीं से तो पता लगे, कोई रिपोर्ट जो होते हैं वो भी पढ़ सकते हो आप। तो आपको उतना क्या, जब मैं क्लास लूँगा तो हम, मेरी आदत है, अगर कोई चीज़ वहाँ पे आ रही है तो आ जाएगी क्लास में। जैसे अब एग्रीकल्चर के टॉपिक्स हैं, तो आपने दलवाई कमेटी का नाम सुना होगा, अशोक दलवाई। मेरे हिसाब से 14 वॉल्यूम निकाले उन्होंने अपने रिपोर्ट्स के, उनके 14 वॉल्यूम है। और टॉपिक क्या था उस कमेटी का, डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स, है ना, किसानों की आय को दोगुना करने के विषय पे 14 वॉल्यूम्स हैं, अलग अलग टॉपिक को लेकर। अब आप वो 14 वॉल्यूम पढ़ोगे तो क्या होगा, लेकिन आप, जब मैं लिखाऊंगा तो वहाँ दलवाई कमेटी के रेफरेंसेस आएंगे, आपको पता लग जाएगा कि सर ने यहाँ से लिया है। छोटे रिपोर्ट्स हों कभी कभी मिल जाते हैं, तो वो देख सकते हो आप। अ, जैसे समरी आती है ना रिपोर्ट की, जैसे कोई रिपोर्ट आपने डाउनलोड करी, तो पूरा मत पढ़ो, उसका जो समरी रहता है शुरुआत में या अंत, वो आप एक बार देख लो। नाबार्ड वगैरह के सर्वे आते रहते हैं अभी बीच में, ये हाउस होल्ड और उन सब चीज़ों, कंजप्शन में क्या चेंज आ रहा है इंडिया में, कंजप्शन एक्सपेंडिचर के सर्वे भी होते हैं ना, मतलब हम एजुकेशन पे खर्च पहले से बढ़ा दिए कि कम कर दिए, हेल्थ पे क्या किया, ये सब कहीं ना कहीं क्वेश्चन बना देते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो कम से कम अखबार में अगर कोई रिपोर्ट आ रही है तो वो हाईलाइट करेगा उसको, उतना देख लो आप। और आजकल तो इतने साधन हो गए कि आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, तो थोड़ी समरी पढ़ लो अगर आपको लगता है तो। बाकी मेरा प्रयास रहेगा कि जो टॉपिक्स हमारे चल रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ। बाकी आपको पता है कि कोचिंग की भी एक लिमिटेशन होती है, ज़्यादा क्लास होने पे भी बच्चा परेशान हो जाता है, उसको ये लगने लगता है हमारी कोर्स कब होगी, तो ऐसे भी होता है। तो हमें क्या, एक मीडियम अप्रोच रखना होता है। हम इस चीज़ से नहीं डरते हैं कि भाई क्लास ज़्यादा है क्या। भाई आप, अगर भगवान ने आपको एक काम दे रखा और उससे किसी का अच्छा हो रहा है और आपको उससे थोड़ी आय भी आ रही है, तो आप उस काम को क्यों नहीं अच्छे से करना चाहोगे, राइट। लेकिन वो अच्छा ही बुराई में कन्वर्ट हो जाए तो भी तो गलत है ना। मान लो कोई फीडबैक ऐसा आ जाए कि सर लंबी कर दी क्लास को, तो फिर वो डिस्करेज हो जाते हैं अध्यापक। उनका कहना भी सही हो सकता है, बच्चों का एक पॉइंट पर वो भी सही हो सकता है। क्योंकि हिंदू में मैंने एक
जगह पढ़ा था कि टू अंडरस्टैंड द ओपिनियंस ऑफ अदर्स इज ऑल्सो डिसेंसी, दूसरों के विचारों को समझना भी भद्रता है। तो एक व्यू उनका है, हो सकता हम फ्लो में ज्यादा आगे चले गए हों, तो ऐसा होता है। तो एक मध्यम अप्रोच ही ठीक है। तो उसमें और आपको एक्सप्लोर करना हो तो आप कर सकते हो। जैसे वर्ल्ड बैंक ने इंडिया पे किताब रिपोर्ट निकाली, सिस्टमेटिक कंट्री डायग्नोस्टिक। उन्होंने हर टॉपिक के ऊपर भारत की डायग्नोसिस करी। रोजगार कम है तो क्यों, महिलाएं नीचे जा रही है तो क्यों, खेती कम है तो क्यों। वर्ल्ड बैंक ने 18 में निकाली वो रिपोर्ट। तो वो कई जगह आएगी हमारी क्लास में, और एज ए टीचर मैं पढ़ लेता हूँ। अब मैं कहूँ कि आप इसको पढ़ो, वो थोड़ा सा टेक्निकल ज़्यादा हो जाता है फिर वो। तो कोशिश करेंगे, और मैं बता भी दूंगा अगर आपके पास टाइम है तो आप उन चीज़ों को कर लेना। कोई कुछ खास अंश होंगे तो हम दे देंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। यही है मेरे पास, तो और कुछ नहीं। बाकी तो पढ़ाएंगे जब होगा, जैसा भी होगा। जो कहना था वो तो कह ही दिया कमोबेश। जब मुलाकात होगी तो फिर उसमें हम आगे बढ़ेंगे, चीज़ें आती जाएगी सामने। ठीक है दोस्तों, परेशान तो नहीं हुए? थैंक यू वेरी मच।